मैं भाजपा को कभी पसंद नहीं करता, भाजपा की राजनीति को पसंद नहीं। आप 19 में कह रहे हैं भाजपा को जिताओ और आप कह रहे हैं पसंद नहीं करते। अभी आप ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव को वोट दिलाएंगे, 2019 में कह रहे थे भाजपा को वोट दो। हाँ, 2019 में। लेकिन सब लोग तो ये कहते हैं कि केशव देव मौर्य अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। खुद तो ये आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए और पार्टी की स्थिति कहते हैं कि 2012 में 6,96,000 वोट मिला था और 2017 में 96,000 वोट मिला। ओम प्रकाश राजभर का भरोसा नहीं है। आप किसी को हो दो, मुझे तो नहीं। कुछ आपके पुराने दोस्त जिनके अब आपसे विरोध है वो कहते हैं बोले केशव देव मौर्य को बस ये चाहिए उनके लड़के सेटल हो जाएं। इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा इतना बड़ा घोटाला बाबू सिंह कुशवाहा जी अकेले नहीं कर सकते, ये मुख्यमंत्री शामिल, मायावती जी। तो ये नेता झूठे हैं, मक्कार हैं, सब जितने कुर्ता पहनते हैं। इनसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं, इनसे बड़ा कोई अलगाववादी नहीं, सबसे बड़े यही भ्रष्टाचारी। कुर्ता तो लेकिन अध्यक्ष जी आप भी पहनता हूँ, मैं उनसे कम कलाकार हूँ। इनमें कोई नेता नहीं जिनसे मैं कम कलाकार हूँ, बस खाली कुर्सी पे नहीं पहुंचा। जमघट, लल्लन टॉप का वो मंच जहां पर सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के इस सत्र में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में मूलतः आधारित महान दल नाम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। केशव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और आपके जमघट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप वैसे ही बड़ा फेमस प्लेटफार्म है और मैं तो सबसे ज़्यादा पसंद अगर किसी टीवी चैनल पे किसी प्रोग्राम को करता हूं तो लल्लन टॉप के और आपके प्रोग्राम को करता हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि बड़ी जानकारी रहती है। अच्छा जी, आजकल क्या हो गया है कि नेता लोग जब किसी पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक तारीफ करते हैं तो ठप्पे भी लगने लगते हैं। खैर, आपकी सदाशयता, एक दर्शक के तौर पे आपने फीडबैक दिया। ये आपके नाम को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि साहब नाम तो उनका केशव प्रसाद मौर्य था, लेकिन वो भाजपा में भी एक केशव प्रसाद मौर्य हैं जो इस समय डेप्यूटी सीएम हैं, इंटरव्यू के वक्त इसलिए कर लिया। कई लोग बोले कि नहीं, नेताजी नाम बदलते रहते हैं, एमपी में चुनाव लड़ने जाते हैं तो केशव कुशवाहा पोस्टरों पे छपा जाता है, कभी केशव देव हो गया, फिर केशव देव मौर्य हो गया, मार्कशीट में कुछ और है। तो हमने सोचा आपसे सबसे पहले यही पूछ लें कि है क्या। ये बिल्कुल सही है कि मेरा नाम केशव प्रसाद मौर्य है जी, लेकिन जब मुझे पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी इस्तेमाल करेगी मेरे सामने हथियार के रूप में मुझे समाप्त करने के लिए, तो मैंने अपने नाम में थोड़ा सा संशोधन कर लिया, केशव देव मौर्य, कुछ पहचान बनी रहे। ये 2014 में हुआ या 2014 पहले से मैंने कर लिया था। अच्छा। 2012 में ही कर लिया था, लेकिन 2018 में जब चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर विधानसभा से, तब मैंने वहाँ उपनाम चुनाव लड़ते समय एक दिखाना होता है कि आप किस नाम से, गुड्डू बबलू किस नाम से, तो मैंने उसमें केशव देव मौर्य उपनाम डाल दिया। बाकी मैंने कभी नाम परिवर्तित नहीं किया। मेरा नाम आज भी लिखित पढ़ित चुनाव आयोग में, हमारे आधार कार्ड में, हर चीज़ में, मेरे हर प्रमाण पत्र में केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य। ये आपने नाम की गुत्थी सुलझाते हुए एक वाक्य इस्तेमाल किया कि भाजपा ने मुझे खत्म करने के लिए। ये भाजपा आपको क्यों खत्म करना चाहती थी? 2014 में तो आप अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। बिल्कुल। फिर क्या हुआ था? ऐसा था कि 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा अकेले, तो मुझे 2012 में कुल 6.5 लाख के ऊपर वोट मिला। 6,96,000 वोट मिला, 0.9%। जी जी, ठीक है, मैं तो 6.5 बता रहा था, आप 7 पहुंच। हाँ, आंकड़ा दुरुस्त रहना चाहिए। जी, मुझे याद नहीं था। तो 7 लाख के आसपास जो वोट मिला, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां सैनी वोट भाजपा का परंपरागत वोट हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में हमारी जाति 4 टाइटल लिखती है, हमारा समाज, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य। तो शाक्य सैनिक कुशवाहा ये बीएसपी में था 2007 से लेके 12 तक। उसके पहले भी बीएसपी में रहा। बहुत पहले टोटल वोट शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य भाजपा में रहा, जनसंघ में रहा। लेकिन 2002 के बाद, 2000 से मान लीजिए, या उसके पहले कांसीराम साहब के प्रभाव के बाद ये वोट चला गया बीएसपी में। लेकिन सैनी जो बेल्ट है, रामपुर के बाद और सहारनपुर तक, मुरादाबाद तक और आपका मथुरा तक, इसमें सैनी जो लिखने वाले हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं।
तो उस समय जब मैं चुनाव लड़ा तो सबसे ज़्यादा वोट मुझे ठाकुर द्वारा विधानसभा पे 46,000 के ऊपर वोट मिला, जहाँ मैं सेकंड नंबर पहुँचा। इसी तरह बिजनौर की 2 विधानसभाएं, चांदपुर, नूरपुर में 35,000, 32,000, बढ़ापुर में 28,000। तो सैनी बेल्ट में मुझे काफ़ी वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरे ही एक पदाधिकारी को निकाल के आनन फानन में राष्ट्रीय महामंडल बनवा दिया था। उसके बावजूद मुझे काफ़ी फायदा मिला सैनी बेल्ट में, और लगभग 50 जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई मेरे वजह से। तो मुझे तो पहला प्रयास किया गया कि मुझे विलय कराने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। मुझे बुलाया गया, आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप पार्टी बंद करिए, मेरी पार्टी में आइए, आपको मैं मंत्री बनाऊंगा, और 2-3 प्रदेश हैं जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं उनमें आपको प्रभारी बनाऊंगा, आप बड़ी राजनीति करिए कुशवाहा समाज की। हमने कहा मैं विलय नहीं करूंगा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। और मैंने जब पार्टी बनाई, अपना संदेश गांव-गांव दिया, तो लोगों ने मुझे सहयोग दिया, चंदा दिया। मुझे हेलीकॉप्टर से रैली करवाई फर्रुखाबाद में 2008 में, जब किसी से गठबंधन नहीं था, मुझे कोई जानता भी नहीं था राजनीतिक क्षेत्र में, इसलिए कि मैं कोई बड़ी राजनीति करके तो आया नहीं था। मैं किसी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव नहीं रहा। मैं सपा बसपा में राजनीति किया, लेकिन ज़मीन स्तर पर, विधानसभा स्तर और जिले स्तर की राजनीति किया। तो इतना बड़ा नेता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद समाज ने मुझे सम्मान दिया, मेरी बातों पर गौर किया। मेरा कहना था समाज से कि यादव समाज को, जाटव समाज को जब तक ये वोट देता रहा कांग्रेस को या दूसरे दलों में, तब तक इसे हिस्सा नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, हक अधिकार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। लेकिन जब इसने अपनी अपनी पार्टी बनाई, अपना अपना झंडा पहचाना, तो यादव को भी सबका हिस्सा से ज़्यादा उसे हिस्सा मिला, नौकरी मिली, और उसने थाने पुलिस की राजनीति की, अधिकारी उससे डरे। और उसी तरह जाटव समाज के साथ, दलित समाज के साथ भी हुआ, जिसे कोई नहीं पूछता था। जो माया बहन जी अगड़े हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलती थी, उस बसपा को अगड़े हिंदुओं ने वोट भी दिया, नोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया। अच्छा, उल्टा सीधा बोलती थी? हाँ, बोलती थी। मैंने क्या बोलती थी? अब तो बहुत लोग, सभी लोग जानते हैं कि उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, शायद इसी तरह का कुछ नारा था। इसके आगे की लाइन को लेके विद्वानों में मतभेद है। हाँ, क्या आपने कौन सी लाइन सुनी है? मैंने तो वही सुनी है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये बसपा की रैलियों में सुनी है आपने? पहले होती थी, शुरुआती दौर में नारा लगता था। क्योंकि बसपा वाले अब सफाई देते हुए कहते हैं कि हमारा नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनसे रहो सदा होशियार। नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक दीक्षा बसपा में हुई। हाँ हाँ, सत्य है? नहीं, मैं शुरुआत में सपा में रहा। अच्छा, उससे भी पहले सपा में? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी आपके राजनीति। रिश्तेदार पारसनाथ मौर्य किस पार्टी में थे? बसपा उस में समय थे? सपा में थे। सपा में थे। समाजवादी पार्टी में थे और अंबेडकर महासभा चलाते थे। अंबेडकर महासभा के प्रदेश के महासचिव थे, और मेरी भी राजनीति अंबेडकर महासभा से शुरू हुई, और मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। जौनपुर में? हाँ, जौनपुर में। लखनऊ भी आता था, यहाँ मुख्यालय था लखनऊ में, विधानसभा के सामने अंबेडकर महासभा। तो वहीं से राजनीति मैंने शुरू की, लेकिन बाद में जब किसी पार्टी में गया तो समाजवादी पार्टी में गया। अच्छा, ये किस साल की बात है? अब सन तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये है मेरे ख्याल से 90 के आसपास, 90-92 के आसपास। अच्छा, तब वकालत कर रहे थे आप जौनपुर में? कर रहा था जी। वकालत भी करता था, बैनामा लिखता था, यही सब छोटा मोटा काम करता था। गरीब परिवार से था, पेट तो भरना था जी, रोजी रोटी तो कुछ थी नहीं। तो कुल मिला के वहाँ से जब राजनीति में आया मैं समाजवादी पार्टी में, उसी के बाद इनको टिकट मिल गया बसपा से। पारसनाथ मौर्य जी का जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, उनको टिकट मिल गया समाजवादी बसपा से लोकसभा का। तो मजबूरी में, इनके दबाव में मुझे बीएसपी में आना पड़ा। तो मैं बीएसपी में रहा, और बीएसपी में मुझे टिकट भी मिला सदर विधानसभा से, और गुरु नहीं कटवा दिया? टिकट गुरु नहीं कटवा दिया। हाँ, क्या कहानी थी? कुछ नहीं, मेरे सामने ही कटवाया, अलग होता तो एक बात भी थी। हाँ, बहन जी ने जब टिकट फाइनल कर दिया मेरा जौनपुर सदर से? जौनपुर सदर से। सब मीटिंग के दौरान, खुले मीटिंग में फाइनल किया, कोई गोपनीय मीटिंग नहीं। ये 96 की बात है कि 2002 की? ये मेरे ख्याल 2002 की बात है। तो जब मेरा टिकट फाइनल कर दिया बहन जी ने, तो इनसे पूछ लिया, अंत में सबकी समीक्षा आ गई, जिलाध्यक्ष ने कह दिया, सब ने कह दिया। उस समय बलिहारी बाबू थे, कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे बसपा के। तो उन्होंने जो है उन्होंने भी हाँ कर दिया कि नहीं, अच्छा लड़ेंगे केशव देव मौर्य। लेकिन
पता नहीं बहन जी को क्या समझ में आया, अंत में उनसे पूछ लिया हमारे गुरु से, तो हम भी बड़ा खुश हुए। चलो एक मोहर और लगी, एक ठप्पा और लगा। आप वहीं थे मीटिंग में? मैं बैठा था। हाँ। लेकिन इन्होंने जब ये खड़े हुए तो इन्होंने कहा केशव देव मौर्य हम लड़कपना बहुत, इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, आप लड़ाना चाहें लड़ा दें। मेरा टिकट कट गया। मैंने कुछ नहीं कहा, तब भी नहीं कहा, आज भी कभी नहीं कहता। वो बीमार है, मैं मिलने भी जाता हूँ। मैं उन्हें तब भी गुरु मानता था, आज भी गुरु मानता हूँ। केशव देव जी, मानने की बात हो रही है जी। गुरु आप कह रहे हैं कि अब भी मानते हैं, तो गुरु जी आपसे नाराज रहते हैं? नहीं, अब तो फिलहाल वो राजनीति से नहीं, उसके पहले भी लेकिन तमाम बयान उन्होंने दिए आपके बारे में। नहीं, कभी उन्होंने हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया। हाँ, अभी मैं एक एक करके सारे बयान जो मुझे सार्वजनिक पब्लिक स्फीयर में मौजूद हैं वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले एक बयान है जो आपके परिवार के लोगों ने दिया। आप बार बार कह रहे हैं जी, आप बार बार कह रहे हैं गरीब परिवार से आते हैं, एक संघर्ष करके आगे बढ़े। परिवार के लोगों से बात हुई, भाई रिसर्च टीम का काम होता है नए पदाधिकारी पुराने पदाधिकारी सबसे बात की जाए। परिवार के लोग कहते हैं कि वो पूरे प्रदेश के अपने सामाजिक वर्ग के परिवार को अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने जो भाई हैं, क्या नाराज़गी बातचीत नहीं हो रही आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं होती ना भाइयों से, ना एक बहन से बात होती है, एक बहन से बात नहीं होती। भाइयों से बात नहीं होती है? नहीं, बात नहीं होती। क्या विवाद है? क्योंकि कोई वो विवाद नहीं। सार्वजनिक रूप से भाई बता रहे हैं चीज़ें। इसलिए बात नहीं होती क्योंकि जब मैंने महान दल बनाया तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से था जी। तो तमाम लोगों को हराया मैंने समर्थन किया, तो कुछ लोग हार गए, बड़े लोग। हाँ। तो हमारे भाइयों ने कहा कि आप जो है घर छोड़ के चले जाइए या तो पार्टी बंद कर दीजिए, नहीं तो लोग, ये बड़े लोग हैं, हमें मरवा देंगे। अच्छा। तो हम लोग मरना नहीं चाहते, हम लोग नुकसान नहीं चाहते, आप पार्टी पता नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो जब जिसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्यों बात करेगा, क्यों किसी से बात करेगा। मैं स्वयं खड़ा हूँ, मेरे पीछे अगर कोई खड़ा है, गरीब कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के पीछे परिवार खड़ा होता, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। और सबसे ज़्यादा विरोध मेरा हमारे परिवार के लोगों ने किया। अगर मेरा कोई सपोर्ट किया परिवार में तो मेरी पत्नी ने, मेरे दोनों बेटों ने, बाकी मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक बहन है, उसका पूरा परिवार मेरे साथ लगा रहता है, छोटी बहन है, और उसके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। बाकी अगर विरोध किसी ने किया तो परिवार के लोगों ने किया सबसे पहले। आपके बौद्ध नीति अपनाने को लेकर भी कुछ ऐसा विवाद हुआ था क्या? नहीं, अंतिम संस्कार में नहीं, किसी संस्कार में कोई विवाद नहीं हुआ था। और हमारा परिवार सभी ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं जी, और वो चाहते भी हैं कि अनावश्यक खर्चे ना हो। जी जी। अनावश्यक जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं वो ना हो। तो इसलिए जो है बहुत कोई अंतर नहीं रहा सब में। और मैं बुद्धिस्ट हूँ लेकिन कट्टर बुद्धिस्ट नहीं हूँ। जैसे कुछ बुद्धिस्ट ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को गाली देना पसंद करते हैं। अच्छा। मैं नहीं देता। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सभी भगवानों का सम्मान करता हूँ। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं भगवान राम की भी हाथ जोड़ लेता हूँ, हनुमान जी भी पूजा कर लेता हूँ। मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिमान, और बुद्धिमान अच्छा। व्यक्ति को जैसे फायदा मिले वैसे कर लेना ये तो बहुत अच्छी व्याख्या है। यही असली व्याख्या है। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, गौतम था। तो अगर वो धर्म चलाते तो अपने नाम चलाते। उन्हें बोध हुआ, वो पीपल के पेड़ के नीचे बिना खाए पिए महीनों बैठे रहे, मरणासन्न थे। इतने में खीर लेके आई कोई महिला, उसे खाया उन्होंने, और जब जान बची, सांस आई, तो उन्हें लगा कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ कि दुनिया में सब बराबर है, और जो दुख है उसका कारण है। दुख अगर है आपके साथ तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी। यही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध का मतलब और कुछ है नहीं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, और बौद्ध धर्म अगर उसकी व्याख्या गलत लोग करते हैं कि नहीं कट्टरता होनी चाहिए, भगवान बुद्ध एकदम से कट्टरता के विरोध में थे। ये देखिए, जो आप जिन कट्टर बौद्धों का जिक्र कर रहे हैं वो आपके इस बयान पे भी एतराज़ जताएंगे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, क्योंकि उसको अलग धर्म माना जाता है। मैं तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध कथा होती है जी, उसका बड़ा विरोधी हूँ। बुद्ध का राम कथा होती है, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। हाँ। भगवान राम को मानने वाले हजारों किलोमीटर दूर मंदिरों में जाते हैं। क्या मंदिर में भगवान है? हिंदू धर्म के किस ग्रंथ में लिखा है कि मंदिर में भगवान है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि भगवान मंदिर में नहीं रहता, मैं मंदिर में नहीं रहता।
मैं तो मन मंदिर में रहता हूँ। क्या बात है। तो हिंदू धर्म में भी गलत परंपरा है हाँ और बौद्ध धर्म में भी गलत परंपरा। बुद्ध कथा का क्या मतलब है? हाँ। आप 2 लाख 5 लाख रुपया गांव में ले जाके गरीब आदमी से खर्च करा रहे हैं चंदा जुटा के, हाँ। उसका क्या मतलब? हल्ला मचाने से क्या मतलब? बुद्ध रीति है वो। बौद्ध का मतलब ज्ञान। ज्ञान ये है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाना। अच्छा। संघं धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म माने देशना माने व्यवहार, व्यवहार की शरण में जाना। व्यवहार की शरण क्या है कि आपको जो व्यवहार अपने लिए अच्छा लगता है वही दूसरों के साथ करिए। अगर आपको ये अच्छा लगता हो कि आप किसी के घर पे जाइए और वो आपको ऊपर से हाय टाटा हेलो कर दे, चाय ना पिलाए, आपसे बात ना सुने, अंदर बुला के अपने कमरे में ना बैठाए, तो आप भी दूसरों के साथ वही करिए। हाँ। लेकिन अगर आपको ये पसंद है कि हम किसी के यहाँ जाएं और वो दिल खोल के मेरा स्वागत करे, चाय पिलाए, पानी पिलाए, उसके बाद जो संभव हो, उसके बाद बिस्किट हो वही खिलाए प्यार से, तो आप भी दूसरों के साथ यही करिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आपका भाई ताकतवर आपकी ज़मीन कब्जा कर ले, तो आप भी अपने भाई की ज़मीन कब्जा करिए। भगवान बुद्ध ने कहा लिखी पढ़ी चीज़ को मत मानो, किसी चीज़ को मत मान लो जो किताबों में लिखी। किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो मैं कह रहा हूँ, किसी बात को इसलिए मत मान लो कोई दाढ़ी वाला बाबा कह रहा है। जो तर्क की कसौटी पर सही हो और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों के हित में हो, बहुत लोगों के कल्याण के लिए, वो काम करना चाहिए। ये आपने शब्द इस्तेमाल किया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मुझे आपका बहुजन समाज पार्टी का दौर याद आ गया। तो टिकट नहीं मिला तो फिर आपको लगा यहाँ हित नहीं है, तो फिर आप अपना दल में चले गए। हाँ, अपना दल में चले गए। 2002 के बाद टिकट मांगने गए। हाँ। 2004 में लोकसभा का टिकट लड़ा जी। अपना दल से। हाँ। डॉक्टर सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट व्यक्ति थे। अच्छा। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। राजनीति में उनसे बढ़िया व्यक्ति शायद ही कोई मिले। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसा व्यक्ति राजनीति में नहीं मिल सकता। क्या खासियत थी उनकी, बताइए कोई प्रसंग। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी टिकटार्थी को उल्लू नहीं बनाया। उल्लू नहीं बनाया, तब भी नहीं बनाया। मैं तो उनके साथ रहा, मुझे बहुत मानते थे, मेरे घर आते थे, रुकते थे, खाते थे, मुझे अपना बेटा मानते थे। और मैं मरने के 15 दिन पहले जब एक्सीडेंट उनका हुआ, उनकी मौत हुई, उसके 15 दिन पहले दिल्ली में जब महानदल में बना लिया था, उसके बावजूद अकेले मेरे घर गए और अकेले रुके। ये बात आदरणीय कृष्णा पटेल जी जानती। आदरणीय सोनेलाल पटेल जी से बेहतरीन नेता कोई नहीं था। उनकी बिटिया अनुप्रिया पटेल तो भाजपा के साथ हैं। भाई वो हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, ना मेरी कभी उनकी मुलाकात नहीं है, ना मैं उन्हें कभी जानता हूँ। ऐसा तो नहीं आप सपा के साथ गठबंधन में आ गए इसलिए कृष्णा पटेल का जिक्र कर रहे हैं? मैं कृष्णा पटेल जी से मिला हूँ जब डॉक्टर सोनेलाल। अनुप्रिया और आशीष से नहीं मिले? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं उनके किसी भी बेटी से नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं उनके, चूंकि मैं जब राजनीति करता था अपना दल में, तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल कोई बेटा नहीं था। तो बेटी है वो पढ़ी लिखी नौजवान, तो कार्यकर्ताओं से क्यों मिलेंगी और मिलने की जरूरत भी क्या थी। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हमसफ़र थी आदरणीय कृष्णा पटेल जी। ये हमेशा हर रैली में आती थी। अच्छा। हमारे घर पे भी आई हैं, खाना खाई हैं, रुकी हैं। मैं उन्हें बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी एयरपोर्ट में मिली, हम लोग जा रहे थे बांदा, हमने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। पहले से हमारा उनका अच्छा संबंध, लेकिन हम और लोगों को नहीं जानते। ठीक बात। तो जब आप 2004 में लोकसभा लड़े तो फिर जनता का आशीर्वाद मिला? नहीं मिला, और जितना हमने मेहनत की उतना मिला। अपना दल एक छोटी पार्टी थी और उस समय जौनपुर में इतना महत्व नहीं था उसका, इतना ताकतवर नहीं थी, और मैं भी बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था कि मैं इतना पैसा खर्च करूं। और मैंने कुल 2 4 व्हीलर लगा के लोकसभा लड़ी, एक कार्यालय बनाया। तो 28,000 वोट के आसपास मुझे, 28,971 वोट मिला। मुझे। तो वो लोकसभा के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण वोट नहीं था, लेकिन लड़ने का शौक था, लड़ा। दूसरा चुनाव लड़ा विधानसभा का महान दल से, पृथ्वीपुर में टीकमगढ़ विधानसभा में, जहाँ लोग लड़ने से डरते थे। क्यों डरते थे? वहाँ एक दबंग व्यक्ति थे कांग्रेस के, अब देहांत हो गया उनका देहांत हो गया। वो किसी को लड़ने नहीं देते। तो वहाँ मैं लड़ा, और वो बहुत दिन से जीत रहे थे, लेकिन मेरी वजह से हार गए। और वहाँ मुझे करीब 14-15 हज़ार वोट मिला था। और बहुत एक बड़ी जनसभा की थी मैंने, एक बड़ी जुलूस निकाला था। लगभग 20-25 हज़ार लोग पैदल मेरे साथ 10 किलोमीटर थे। उतना बड़ा जुलूस किसी ने देखा नहीं था टीकमगढ़ में। हाँ, ये सही है कि अखबार ने, मीडिया ने 1 सेंटीमीटर भी जगह नहीं दी उस। अच्छा,
ये आपको लगता है केशव देव जी कि मीडिया जो है वो कुछ बड़े दलों को तो बहुत फोकस करती है, लेकिन जो अलग अलग सामाजिक वर्ग के नेता आगे आ रहे हैं, दल आगे आ रहे हैं, उनको जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं होता, ऐसा है? आपका अनुभव रहा है ऐसा? नहीं, मेरा अनुभव यह है कि जैसे छोटे नेताओं को भी मीडिया ने कवर किया, जैसे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन जिसका कोई भरोसा नहीं उसको ज़्यादा मीडिया तवज्जो देती है। जो चरित्रवान लोग हैं उन्हें थोड़ा कम तवज्जो मिलती है। ओम प्रकाश राजभर का भरोसा नहीं है? आप किसी को हो तो हो, मुझे तो नहीं है। कुछ आप उनको जोकर वगैरह बोल रहे थे पिछले? वो गलती से बोला था। बोलना मैं उन्हें चाहता था मजाकिया बोलना चाहते थे। हाँ, और निकल गया शब्द गलती से जोकर। हाँ, लेकिन आपको भरोसा नहीं है उन पे? नहीं, मुझे नहीं भरोसा। क्या वजह है इसकी? अब मुझे नहीं है बस। अरे तो आपके समर्थक, दर्शक, आपके गठबंधन के सहयोगी सब जानना चाहेंगे ना कि भाई एक कद्दावर नेता दूसरे नेता के बारे में एक टिप्पणी कर रहा है तो उसकी वजह क्या है? नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ। मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं होता, क्योंकि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं। अभी उनके यहाँ दयाशंकर सिंह जी गए मिलने, हाँ ठीक है, भाजपा मेरे यहाँ भी मिलने आए बहुत लोग नेता भाजपा के। हाँ। लेकिन मुझसे जिसने पूछा, मैंने कहा हाँ मिलने आए थे। भाई मैं नहीं गया था मिलने। मुझसे अभी एबीपी गंगा पे अनुभव शुक्ला जी ने मुझसे पूछा हाँ। कि आपके गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा से मिल रहे हैं। मैंने कहा गलत सवाल है आपका, आप सवाल को सीधा करिए। हाँ। गठबंधन का कोई नेता भाजपा से नहीं मिलने गया, गठबंधन के नेताओं से भाजपा वाले मिलने आ रहे हैं। तो मिलना कोई बुरी बात नहीं। अगर वो आएंगे, हम करें आप कोई दरवाजे पर आएगा तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, चाय नहीं पिलाऊंगा। ये तो गलत, हिंदुस्तान की ही बदनामी हो जाएगी, ये तो हमारा संस्कार ही नहीं। तो उन्होंने हमें बुलाया, कोई भी आए, अगर हम उनके यहाँ जाएं तो ये गलत सवाल है। ओम प्रकाश, तो आप बता रहे थे दयाशंकर सिंह जी गए उनके यहाँ मिलने, तो उनके बेटे से सवाल हुआ, अरुण राजभर से, कि आप क्या मिले? कहा वो टिकट मांगने आए थे। अब किसी के गले उतरेगा क्या? आप कहो हाँ मिलने आए थे, मुझे बुलाने आए थे कि मनाने आए थे, बात तो समझ में आ सकती। लेकिन दयाशंकर सिंह जी भाजपा के इतने बड़े नेता, वो आपके गठबंधन से टिकट मांगने आएंगे, किसी गले उतरेगा क्या? तो आप उल्टा पुल्टा बयान दोगे तो कैसे कोई विश्वास करे? मैं तो नहीं देता बयान। तो ऐसे लोगों को जिससे मसाला मिल सकता हो, ऐसे लोगों को मीडिया जरूर हाईलाइट करती है। जैसे अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें उसको जरूर, लेकिन आपने किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, वो न्यूज नहीं बन सकती। और होना चाहिए क्या? हाँ। कि गलत लोगों को न्यूज नहीं बनानी चाहिए, उससे गलत परंपराएं पड़ती हैं कि हम भी मार दें यार, हम भी गलत काम कर दें, हम भी फुटेज मिलेगा। लेकिन होना चाहिए कि अच्छाई को आप दिखाएं तो लोग अच्छाई की तरफ मोटिवेट होंगे। मीडिया अगर मेरी बात सुन रही है आपके माध्यम से, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बुराई के पीछे कैमरा मत लगाओ। हाँ। गलत लोगों को कैमरे मत लाओ। केशव देव मौर्य जी ये कह रहे हैं कि केशव देव मौर्य जी से ज़्यादा बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर जी से कम बात की जाए। नहीं ना, मेरा मीडिया यही करता है। नहीं, ऐसे अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। नहीं, वो निकालें आप अर्थ का अनर्थ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश में या प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो मदद कर रहे हैं लोगों की, उनको आप टीवी कैमरे पर लाइए। जो शराब पी के नाली में गिर रहा है, कौन गिर रहा है शराब पी के? जैसे बहुत लोगों का आ जाता फुटेज, वो भैंसे पे बैठ के पर्चा दाखिल करने जा रहा है, उसे आप दिखा रहे हैं। हाँ। ये क्या मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस, वो कितने वोट पाएगा? अच्छा, एक बात बताइए केशव देव जी, जैसे आपने ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में ये टिप्पणी की, जब आप लोग की गठबंधन की मीटिंग होती हुई तब तो अगल बगल ही बैठते होंगे। बिल्कुल बैठते। तो वहाँ तो कोई विवाद नहीं होता है? नहीं, ये तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। हाँ, और अखिलेश जी के कहने पे कर लेंगे? नहीं, मुझे उनसे लेना ही देना क्या? अरे गठबंधन आपका है? नहीं, मेरा गठबंधन आदरणीय अखिलेश जी से। हाँ। मेरा गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा गठबंधन जयंत चौधरी जी से नहीं। मेरा गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी से है। अब वो जिसको कहेंगे उसको हम वोट दिलाएंगे। अभी उनसे जो अलग हट जाएगा, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। अभी उसमें से मैं पर्सनल रिश्ते अगर रखूँ ओम प्रकाश राजभर जी से, और वो अभी अलग हट जाएं। अभी आप ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव को वोट दिलाएंगे, 2019 में कह रहे थे भाजपा को वोट दो। 2019 में लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? 2019 में मेरे पास कोई प्रत्याशी नहीं आया। उसके पीछे कारण था 2018 में जो उपचुनाव हुआ था बिजनौर का, नूरपुर विधानसभा का, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को
समर्थन किया समाजवादी पार्टी के कहने पर और जिताया, एक बड़ी रैली भी करी, वोट भी ट्रांसफ़र कराया। उस समय ये बात हुई थी कि 2019 में समाजवादी पार्टी महानंदल को गठबंधन में अपने साथ रखेगी 2019 में, और मैंने प्रयास भी किया। कितना सीट देने की बात हुई थी? एक सीट बात हुई। अखिलेश यादव से बात हुई थी? नहीं, धर्मेंद्र यादव जी से बात हुई। धर्मेंद्र यादव एक सीट देने वो की बदायूं के सांसद थे। बदायूं के सांसद थे। एक सीट की बात हुई थी मेरी लोकसभा में। लेकिन जब गठबंधन बसपा और सपा का हो गया तो समाजवादी पार्टी और बसपा को वो याद आ गया, वो चौपाई दोहा कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। 1993 का नारा उनके दिमाग में आया कि अब हमें किसी की जरूरत है नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब कांसीराम साहब और मुलायम सिंह के समय गठबंधन हुआ था, उस समय भाजपा और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, दूसरी कोई सरकार नहीं थी। और अगड़े हिंदुओं का इतना प्रकोप होता था दलित पिछड़ों के ऊपर, इतना जाति करते थे अगड़े हिंदू, इतनी दबंगई होती थी, हम सभी लोग डरते थे। और जब हमें एक विकल्प मिला कि पिछड़ी जाति की सरकार, दलित सरकार बन रही है, ये भाजपा कांग्रेस से अलग होकर सरकार बन रही, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, तो हम सभी वर्ग, चाहे वो पाल का बेटा था, प्रजापति था, निषाद था, राजभर था, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा था, सारे दलित पिछड़े भाजपा कांग्रेस से मुक्ति पाना चाहते थे, उस आतंक से मुक्ति पाना चाहते थे, उस सामंतवादी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते थे। सबके अंदर छटपटाहट है, सबने विकल्प को पकड़ लिया और सबने एक तरफा वोट दे दिया। तब सपा और बसपा की सरकार बनी थी, तब हवा में हो गए थे जय श्री राम। लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग है। 19 में परिस्थिति अलग थी। ये परिस्थिति नहीं समझ पाया आदरणीय अखिलेश जी। इस समय मौर्य समाज में एक लीडरशिप है, महान दल, उसका एक असर है। लेकिन अब तो एक और लीडर आ गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो लीडर हैं, मैं नेतृत्व हूँ, नेता है। मैं अपनी थोड़ा इसको खोल के बताइए। मैं एक पार्टी का, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी अपनी पार्टी है, एक अपनी आइडेंटिटी है। उनकी कोई अपनी पार्टी नहीं है। कभी वो जय भीम करते हैं, तो कभी जय श्री राम करने चले जाते हैं, कभी जय समाजवाद करने। उनका अपना झंडा नहीं है, वो जिसके घर में रहेंगे उनका झंडा है। कभी ऐसा ना हो आप ये बयान दे रहे हैं, हाँ। आपका लड़का बदायूं से चुनाव लड़ रहा है, उनकी लड़की बदायूं से सांसद है, दिक्कत नहीं होगी आपको चुनाव में? बदायूं में मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा वोट के लिए। उसमें मुझे किसी सबसे बड़ा लीडर समाज में, जैसे समाजवादी पार्टी है, यादव समाज में सबसे बड़े लीडर अखिलेश जी और नेताजी हैं, उसी तरह मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा का मैं लीडर हूँ, ये लोग नेता। और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है। ये सब कठपुतली है। अगर कठपुतली नहीं थी तो इतना समाज में अन्याय हुआ, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज भाजपा की सरकार में इतना अन्याय हुआ, एक शब्द क्यों नहीं बोले? किसी के दरवाजे पे क्यों नहीं गए? पंडित विवेक तिवारी को गोली मारी गई, पुलिस ने गोली मार दिया था। एक घटना थी रात के अंधेरे में, यही लखनऊ की बात है, एप्पल के एग्जीक्यूटिव। हाँ, किसी महिला मित्र के साथ थे और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने गोली मार दिया। नहीं मारना चाहिए था। लेकिन सुबह 6 बजे केशव प्रसाद मौर्य आंसू पोंछने पहुंचे, पंडित विवेक तिवारी की पत्नी का। उन्हें 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी दी गई, एक फ्लैट दिया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें उनकी बेटियों को 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया नगद दिया गया। और दिया जाना चाहिए। किसी महिला के साथ अगर जाते उसके पति की मौत हो गई, हत्या हो गई, तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं पंडित विवेक तिवारी की पत्नी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय हुआ, जब निर्दोष देवेंद्र कुशवाहा की हत्या पुलिस ने पीट कर दी, जब रामकुमार मौर्य की हत्या कर दी लखीमपुर खीरी में पुलिस ने थाने में बंद करके, जब वो शाक्य था करमवीर शाक्य कासगंज का, उसे चाकू मारा दबंगों ने, उसका 5 लाख रुपया अपनी जान बचाने में लग गया, तब आप क्यों नहीं गए और क्यों आपने 1 रुपया मदद नहीं किया? सीतापुर में जब बलात्कार कांड हुआ, छोटी बच्ची थी 9 साल की, मौर्य समाज की, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, और उल्टे 25 लोगों के एसपी ने मौर्य लड़कों को पकड़ रखा था, जबकि सब जानते थे कि घटना किसी और ने किया। हाथरस में जब बेटी की हत्या हुई, बिजनौर में एक सैनी लड़के ने बैंक में डकैती करने डकैत घुसा, और जब भागा, अलार्म बजा दिया मैनेजर ने, तो उसे वो पकड़ लिया, जूस बेचता था, उसे पकड़ लिया, मजबूत था, उसने गोली मार दिया और पुलिस ने उसे हार्ट अटैक से मौत दिखा दिया, और उसको डकैत को पकड़ने का श्रेय और सम्मान खुद ले लिया एसपी ने। तब ये केशव प्रसाद मौर्य कहाँ है?
तब कहाँ तो सो रहा है? आपकी ये शिकायत है कि वो समाज के लोग जब कहीं ये कठपुतली है, ये जहाँ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कहेगा वहीं जाएंगे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ जाएं, हमारे गठबंधन में स्वागत है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कह दीजिए, आप खुल के बोलने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में कोई भी नेता आएगा मैं उसका स्वागत, हाँ, उनका स्वागत। लेकिन एक सवाल है इनसे भी और केशव प्रसाद मौर्य से। मैंने एक दिन सवाल पूछा था एबीपी गंगा पे कि जब अयोध्या की खुदाई हुई, मैं भगवान राम के शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, और वो मंदिर बन रहा है, बने, मुझसे जो मदद हो सकती मैं करूँगा। अगर सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि जल्दी से बनवाओ। जैसे आपने बनवाया लखनऊ एक्सप्रेसवे अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया पूरे मानक के साथ, वैसे मंदिर भी मानक के साथ 1 साल के अंदर कंप्लीट कराइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनवाई। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि अयोध्या की जो खुदाई हुई, तो उस अयोध्या का नाम आज से 1000 साल पहले साकेत था। उस साकेत में बौद्ध स्तूप थे, सम्राट अशोक महान के बनवाए हुए बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार थे, चैत्य थे। उसमें भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां निकले, मैं दावे के साथ कहता हूँ। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना काल में चोरी चोरी खुदाई करवाया, और उस मूर्तियों को, सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां जो निकली, उन्हें तोड़कर चूरा बनाकर नालों में फेंका। अच्छा जी, इतनी गुप्त जानकारी कैसे मिली आपको? मुझे है जानकारी। तो आपने कुछ कोर्ट में प्रतिवेदन वगैरह नहीं दिया? कोर्ट में मुकदमा हुआ था, कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने देरी का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। लेकिन लोकतंत्र, आप इतने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, कोर्ट स्वतंत्र है। मैं कोर्ट को सबसे बड़ा नहीं मानता। लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है जनता की अदालत। जनता की अदालत, मैंने ये बात आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई विवादित स्थल में जो निकली। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वहीं बनवाओ, निकली ठीक है, निकाल लो आप। भगवान राम का अस्तित्व अगर न होता, भगवान राम का कोई प्रमाण न होता अयोध्या में, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश न देती बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि भगवान राम का वहाँ अयोध्या में वजूद है, लेकिन जो उसके बाद किसी ने बनवाया, चाहे भगवान राम, बौद्ध अवशेष निकले, वो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? उनको आप संग्रहित करते, संग्रहालयों में भेजते, और अगर आप वहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष निकले तो वो भी आराध्य हैं, तो उनका आप 100-200 किलोमीटर दूर कहीं मंदिर बनवा देते, उनका भी एक बौद्ध स्तूप बनवा देते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर वो बन सकता है, तो सरकार के आदेश पर, मैं नहीं कह रहा हूँ वहीं आप विवादित जगह बनाओ, 50 किलोमीटर दूर बना दो, 100 किलोमीटर दूर बना दो, क्यों नहीं बना सकते? क्या दिक्कत है? आप नहीं बना सकते, जमीन अलॉट कर दो, हम लोग चंदा से बनवा लेंगे। लेकिन आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का अधिकार। अच्छा, मैंने एक और कहा, एक बात जी, उस इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा, अगर ये बात गलत है कि मैं कह रहा हूँ भगवान बुद्ध के स्तूप निकले, अवशेष निकले और तोड़े गए, तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय बीजेपी में थे, या जो भी भगवान बुद्ध के वंशज हैं, वो कह दें कि केशव देव मौर्य गलत बोल रहा है, ऐसी कोई भगवान बुद्ध के स्तूप नहीं निकले, मैं महान दल बंद कर दूंगा और आपके घर झाड़ू पोछा करूंगा। हिम्मत हो तो करो खंडन। तो ये बताइए केशव देव जी, आप महान दल बंद करने की बात कर रहे हैं, हम महान दल के शुरू होने पे आते हैं। जी, जौनपुर में दफ्तर खोला था, फिर जौनपुर से कानपुर क्यों आना पड़ा? परिवार ने जब घर से निकाल दिया, मना कर दिया, कभी यहाँ नहीं चलाएंगे आप महान दल, हम लोगों को खतरा है। क्या खतरा था? अब उन लोगों को लगा कि जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ये प्रत्याशी उतार देते हैं, वो हार जाते हैं, बहुत बड़े लोगों को समर्थन कर देते हैं। मायावती सरकार के भी रडार पे थे आप? हाँ, रडार पे थे। क्या हुआ था? फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ, कार्यालय मेरे पुलिस गई, बवाल किया, उनके एक मंत्री ने, उनके एक विधायक ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, फर्जी मुकदमे में बंद कराया, हमारी गाड़ी तोड़ी। इसीलिए हम कानपुर कार्यालय छोड़कर फरीदाबाद चले गए, जहाँ बसपा की सरकार नहीं थी। क्योंकि उस समय जिस वोट को हम तोड़ रहे थे, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, ये वोट बीएसपी का माना जाता था। बीएसपी में था 90%। 2007 में बीएसपी को 90% वोट मिला जी। तो बीएसपी को लगा, पहले तो उन्होंने हमसे कहा कि पार्टी में आ जाओ, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, और प्रदेश स्तर का पद दे देंगे, आप आ जाओ। जब मैं नहीं माना, बसपा ने कहा, बसपा ने जब मैं नहीं माना, मैंने मना कर दिया। हमने कहा मैं अब तो पार्टी चलाऊंगा, अपना प्रतिनिधित्व, जैसे बसपा ने पार्टी बना के लिया, अपने समाज को हक हिस्सा दिलाया, उसी तरह शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य सहित जो कमज़ोर समाज हैं उनकी आवाज़ बनूंगा, उन्हें हक हिस्सा दिलाऊंगा, उन्हें न्याय दिलाऊंगा। तो बीएसपी ने मेरे ऊपर, मुझे लगा कि मेरा वोट टूटेगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, और हुई भी वो हुई कमज़ोर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप जब अपनी राजनीति की शुरुआत बता रहे थे, तो आपने कहा कि भाजपा, कांग्रेस
और वो सत्य भी है एक बड़ा, कि जितनी सामंतवादी जातियां, ताकतें, इन्हीं का राज रहा। जी एक अगर 1977 का अपवाद छोड़ दें, जी जब राम नरेश यादव जी, सीएम रहे थे, वो भी कांग्रेस, कांग्रेस के थे वो, तो मालिक तो कांग्रेस ही थी। मालिक थे नहीं, पर कांग्रेस के लिए भी वो इकलौता अपवाद था। जी। बाकी तो आप गोविंद नहीं, वल्लभ पंत से लेके, मैं ये नहीं मानता, हाँ, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ पार्टी का लीडर जो होगा, पार्टी के मालिक जो होंगे, किसी से भी या गाँव में चले जाइए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़ी कुर्सी उत्तर देश की प्रधानमंत्री की है लोकतंत्र में, लेकिन जो केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, फैसले मनमोहन सिंह जी कर रहे होंगे कि सोनिया गांधी जी कर रहे होंगे, तो जवाब आपको गांव से मिल जाएगा। किसी भी गांव आदमी, किसी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस तो की मालिकी सरकार, वाला मामला था। तो मालिक तो फिर इसी कांग्रेस के साथ आप 2009 में मिलके चुनाव लड़े, तो मैं गठबंधन में था, गठबंधन का कौन सा विरोध, गठबंधन करने को तैयार हैं, गठबंधन में क्या दिक्कत, नहीं है। किससे बातचीत हुई थी, क्या खेल रहा था पूरा? कब? 2009 के लोकसभा से पहले। 2009 में मुझे आदरणीय सलीम शेरवानी साहब कांग्रेस के सपा के लीडर थे और वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, बदायूं से जो बदायूं से सांसद सांसद थे। उसी दौरान मैंने एक बदायूं में बहुत बड़ी रैली की थी गांधी ग्राउंड में, हाँ, फिर मैंने फर्रुखाबाद में हेलीकॉप्टर से रैली की। तो इन लोगों को लगा कि नया कौन से दल आ गया, कौन सी पार्टी किसके इशारे पे चल रहा। तो आदरणीय सलीम शेरवानी साहब हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुलाकात की मेरे घर आके, फिर मुझे ले गए दिग्विजय सिंह जी से, रीता जी से मिलवाए। उस समय रीता जी प्रदेश अध्यक्ष, रीता बहुगुणा जोशी जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर आदरणीय सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप गठबंधन में उन्होंने कहा आप मुझे समर्थन कर, मैंने कहा मैं समर्थन नहीं करूँगा, गठबंधन में कर सकता। तो कुछ विलय का प्रस्ताव भी था, नहीं, गठबंधन समर्थन उस समय मांग रही थी कि आप मुझे समर्थन कर दो। कांग्रेस ने कभी विलय की बात नहीं करी। फिर उन्होंने मुझे 2 सीट दिया, अलायंस किया, आदरणीय सोनिया गांधी जी के आदेश पे अलायंस हुआ और मैं अलायंस में उनके साथ लड़ा। लेकिन उस समय एकदम नई पार्टी था। लेकिन आप इस बात को ध्यान समझे, भले कांग्रेस ने मेरा नाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, लेकिन आप ध्यान से देखें 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 6% के आसपास वोट मिला था, 6% के आसपास। लेकिन जब मेरा गठबंधन हुआ 9 में, तो कांग्रेस ने कोई अलग से गेन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का वोट 21% चला गया और कांग्रेस को 21 लोकसभा सीट जीती और कांग्रेस वहीं जीती जहां महादल का संगठन मजबूत था। राज बब्बर जी उपचुनाव जीते 10 में, डिम्पल जी हार गई, वो केवल महादल के वजह से जीते। भले उन्होंने हमें नाम नहीं दिया, सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं देते हैं ये सब? शोषण करते हैं कि हमारा वजूद कम रहे, हम उतना ताकतवर न दिखें। लेकिन सब लोग तो ये कहते हैं कि केशव देव मौर्य अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जीते तो हमारी वजह से, ये हुआ तो हमारी वजह से। तो वो लोग कहते हैं खुद तो ये आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए, छोटा सा भी नहीं जीत पाए। और पार्टी की स्थिति कहते हैं कि 2012 में 6,96,000 वोट मिला था लगभग जी, और 2017 में 96,000 वोट मिला। बिल्कुल ठीक। वो 6 लाख भी चला गया। बिल्कुल कहाँ चला गया? उसका कारण था जब 2015 के लास्ट में 16 के शुरुआत में मुझे बीजेपी के नेता आदरणीय अमित शाह जी ने बुलाया, विलय कराने का प्रयास किया, हाँ, और कहा कि आप विलय कर दो, नहीं तो हम आपको पार्टी नहीं चलाने देंगे, आपके सामने लंबी लकीर खींच देंगे। अच्छा, तो लंबी लकीर मेरे नाम के व्यक्ति के खींचा गया, केशव प्रसाद मौर्य को। सौरभ जी, आपके पास तो बहुत आंकड़ा, बहुत आप रिसर्च करते हैं जी भाई साहब, आप रिसर्च करके बताइए कि किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य कैबिनेट बना था, कैबिनेट मंत्री बना था, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार में? कोई ऐसी सरकार नहीं थी 2017 के पहले जब शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया हो। तो यही ऐसा कौन सा मौका था 2017 जब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़ा, केवल महान दल को रोकने के लिए। केशव देव मौर्य, हाँ, केशव देव मौर्य को वोट को नहीं रोक पाए, केशव देव मौर्य का वोट वहीं का वहीं रहा, महान दल का वोट वहीं का वहीं रहा। लेकिन प्रत्याशी मेरे पास जो 2012 में 71 आए थे, वो प्रत्याशी मेरे पास विधानसभा के चुनाव में कुल 4 आए 2017 में। और मैंने कोरम पूरा, एक लोकसभा चुनाव आयोग का कोरम था कि आपको चुनाव आयोग अगली बार अगर सिंबल चाहिए तो आपको इतनी सीटें, करीब 25 सीट लड़ना। और मैं अपने पदाधिकारियों को कुछ पैसे दे कर 25-50 हज़ार रुपये मैंने नॉमिनेशन करवाया कि कोरम पूरा हो जाए।
बाकी मेरे पास कुल प्रत्याशी जो लड़ने आए 4 प्रत्याशी आए और चारों अपने जहां हमारा वोट बैंक था पूरा वोट पाए। कासगंज आप अगर आंकड़ा निकालें 2017 में तो कासगंज में पप्पू यादव लड़े थे चुनाव। बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं थे लेकिन ठीक है अच्छे रहे। आपने स्टेज पे भी यही बोल दिया था। हाँ, ये देवेंद्र यादव ने भीड़ रोक ली, पप्पू यादव मजबूती से लड़े और वो कहते हैं उनका चुनाव खराब हो गया। नहीं, मैंने देवेंद्र यादव की जिक्र नहीं किया था। हाँ, मैंने कहा पप्पू यादव चुनाव लड़े महान दल से। केशव प्रसाद मौर्य 3 रैली कासगंज में कराई गई हेलीकॉप्टर से। इसके बावजूद पप्पू यादव को महान दल के जो प्रत्याशी कासगंज 21,000 वोट मिला। बिल्कुल नहीं रोक पाए वोट भारतीय, और वहाँ महान दल के समर्थकों को कुल 28 से 30,000 वोट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं 80% वोट अपने समाज का ले जाने में कामयाब रहा। माधवगढ़ में, आप वहीं के रहने वाले हैं जी, माधवगढ़ में भी मुझे करीब 18,000 वोट मिला। मैंने एक ठाकुर प्रत्याशी बहुत बुजुर्ग थे, नॉन पॉलिटिकल थे, उन्हें लड़ाया था। और स्टेज पे ये बोल दिया कि देखो ये बुजुर्ग ठाकुर हमारे पाँव छू रहे हैं, नहीं, विधायक बन जाएंगे तो सारे ठाकुर पाँव छूएंगे और मुन्ना सिंह ठाकुर का चुनाव खराब हो गया। नहीं, गलत बात है। ये आपके सहयोगियों ने बताया है। नहीं, बिल्कुल नाम गलत, लेके बताना शुरू करूं? बिल्कुल गलत। चलिए, मुझे नाम की जरूरत है, रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मुझे आपकी पार्टी के सहयोगी रहे लोगों ने एक एक बिल्कुल वाक्य लिखवाया कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए, जो पार्टी छोड़ देता है, जो समर्थक होता है, वो निश्चित रूप से खाली कमी निकालता है। कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक दिन भी मंत्रालय नहीं छोड़े जब तक सरकार चली। आज छोड़ दिए तो क्या बीजेपी गुणगान कर रहे हैं? कल तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य से आपकी नाराजगी है कि वो 5 साल सत्ता में रहे, अब इधर आ गए? ना, मेरी नाराजगी नहीं, मैं तो उनका स्वागत कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जो जिस पार्टी में होता है जब तक मलाई खाता है तब तक नहीं बोलता, और जिस दिन निकलता है उसे कुल कमी अच्छा, तो दिखाई ये देने सारे लोग जो बता रहे हैं आपके बारे में, ये अब आपके साथ नहीं, इसलिए ऐसा बोल बोलना है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हम जिस मंच पे जाते हैं रिकॉर्डिंग होती है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नहीं, बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग इसलिए ऐसा- क्योंकि फिर आपके बारे में कोई मिथ्या प्रचार नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा शब्द मैं किसी देखिए, मैं हिंदू धर्म में हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदू धर्म में है कि बौद्ध धर्म में है? देखिए, हिंदू धर्म में तो दोनों को एक ही मानता हूँ। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा है, एक हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की शाखा है। पंथ है। अच्छा, पंथ है, जैसे कबीर पंथ है वैसे बौद्ध पंथ है, अच्छा, बौद्ध वैसे जैन पंथ है। जी। लेकिन अंतोगत्वा सबका हम करें लिखित पढ़ित में, हम आज अगर फार्म भरना हुआ, अब इन चुनाव लड़े तो कौन धर्म लिखेंगे हम? क्या लिखते हैं, हिंदू की हिंदू बौद्ध? लिखते हैं। अच्छा, बौद्ध नहीं। कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कोई नहीं किया, बाबा साहब का अलावा कोई नहीं किया। क्या बहन जी ने किया? नहीं किया। हाँ, लेकिन हम लोग व्यवहारतन बुद्धिस्ट हैं। अच्छा केशव देव जी, जी। कितना खुल के बात कर रहे हैं, ये बताइए जी। 2014 में क्या बात हुई? मेरी बड़ी दिलचस्पी। देखिए, आप सब लोग बड़े नेता हैं, ठीक है, हम लोग हैं पत्रकार, जी। हम लोग ये उत्सुकता रहती है और हमारे बहाने हमारे दर्शकों की, ये बड़े नेता लोग जब मिलते हैं जी। गठबंधन के लिए, भीतर तो बाहर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे अच्छे बयान आते हैं, भीतर क्या बातचीत होती है? आप अमित शाह से मिले, जी। एक सीट डीपी यादव को दे रहे थे, एक सीट आपको दे रहे थे। बिल्कुल। सही बात है? बिल्कुल सही। आप क्या बोल रहे थे? डीपी यादव को हमारे सिंबल से लड़वाइए। नहीं, ऐसा था कि जब मैं मिला तो मेरा और डीपी यादव साहब का गठबंधन था 2014 के पहले। 2014 के पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आदरणीय अमित शाह जी मुलाकात हुई लखनऊ में। हाँ। उनके आवास पे मुलाकात हुई, साथ में हमने उनके साथ पराठा खाया। रामनाथ कोविंद जी के जरिए हुई थी? रामनाथ कोविंद साहब थोड़ा थे। खुल के बताइए ना। नहीं यार, मुझे दिमाग से उतर गया, चूंकि वो राष्ट्रपति हो गए, उनका नाम मैं घसीटना भी नहीं चाहता था। अरे इसमें घसीटने क्या बात है, उस समय वो एक राजनीतिक हाँ, कार्यकर्ता उस थे। समय वो उपाध्यक्ष थे प्रदेश जी। के। उन्हीं के माध्यम से, हालांकि माध्यम से तो बात हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जी के, हाँ। वाजपेयी साहब के। पहले आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले? लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मेरे घर गए थे, दिल्ली वाले आवास। हाँ। आए और उन्होंने कहा कि आप भाजपा के साथ आइए। मैंने कहा गठबंधन में सोच सकता हूँ। तो मैं आदरणीय अमित शाह जी से जब मिला तो 2 सीटों की बात हुई। सपा पहले नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से भी मिले? नहीं, हाँ, नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी से मिला जी। और मैं मुरली मनोहर जोशी जी से मिला। हाँ। सबसे मुलाकात हुई। फिर मैं आदरणीय अमित शाह जी से मिला। सपा बसपा सुन नहीं रही थी, पराठा खाया लखनऊ में। पराठा खाए उनके साथ और बड़ा सम्मान दिया उन्होंने। हाँ। 2 सीट की बात मैंने की तो उन्होंने कहा कि मैं डीपी यादव जी के परिवार को अपने सिंबल पे नहीं लड़ा सकता और न उनकी पार्टी से मैं गठबंधन कर सकता हूँ। तो मैंने डीपी यादव से बात की तो डीपी यादव ने कहा आप ले लीजिए 2 सीट, एक हम लड़ लेंगे महानदल से, एक आप लड़ लेना। आप कौन सी सीट मांग रहे थे? मैंने मेरी कोई जिद नहीं थी, लेकिन मैंने एटा, फर्रुखाबाद कई सीटों का ऑप्शन दिया था, जहाँ पे सैनी शाह के वोट एक कहीं सीट भी था। मिल जाए। मैं कोई जिद, मैं आज भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में हूँ। मैंने कोई पार्टिकुलर एक सीट नहीं मांगी कि मुझे आप ये दे दीजिए। मैंने 10 सीट की लिस्ट दी कि आपको जहाँ सुविधा हो दे दी। आएंगे, उस पे भी आएंगे लिस्ट पे। हाँ,
तो फिर पराठा खा लिया, 2 सीट पे बात हो गई, फिर कहाँ अटकी मामला? अटका बाद मामला, बड़े आदमी थे, उन्हें लगा कि हम अकेले जीत रहे हैं, लहर बन गई है और अच्छे दिन के नाम वोट मिल रहा है। बाद में हम लोगों से गठबंधन तोड़ लिया, बात ही नहीं करी। अरे अभी तो आप कह रहे हैं 2 सीट देने को राजी थे। राजी थे, बात वो तो कह रहे हैं। हाँ। उसके बाद बात नहीं किया। लोग बता रहे हैं कि ये उसके बाद आपकी एक राजनाथ सिंह से अकेले कमरे में बात हुई और उसके बाद बात बिगड़ी। नहीं, आदरणीय अमित शाह जी से मिलने के बाद मेरी किसी से मुलाकात नहीं। राजनाथ सिंह से फिर दिल्ली में नहीं मिले? नहीं, उसके पहले मिल चुका था। राकेश जैन हुआ करते थे संगठन मंत्री? नहीं, मैं उनसे नहीं मिला था। नहीं मिले? नहीं, केवल मेरी 3 नेताओं से मुलाकात हुई थी, 4, मुरली मनोहर जोशी जी से। तो बातचीत टूटी किस पे? इस पे बस वही गठबंधन की बात होने के बाद हम लोग वहाँ से हटे, दोबारा कोई बात ही नहीं की। मैंने फ़ोन किया तो बात ही नहीं हो पाई। अच्छा। उस चुनाव आ गया तो हम अपना अकेले लड़े, कांग्रेस साथ चले गए। कांग्रेस के साथ आप 2012 में भी जाना चाह रहे थे विधानसभा चुनाव में। देखिए, तब 2009 कहाँ गरारी फंसी? जो 2009 में गठबंधन हुआ, हाँ, 2009 में मेरा कांग्रेस साथ गठबंधन था। 10 में उपचुनाव हुआ, राज बब्बर और डिम्पल यादव जी का, उसमें भी मैं साथ था कांग्रेस के। मेरी पूरी टीम ने काम किया और कुशवाहा समाज का वहाँ फिरोजाबाद में बहुत अच्छा वोट है, लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट है। वो टोटल वोट ट्रांसफ़र हुआ राज बब्बर जी के साथ। लेकिन राज बब्बर जी ने कोई काम नहीं किया फिरोजाबाद में, इससे हमारे लोग नाराज़ हुए। लेकिन ये चलता रहा। 2011 में कासगंज में रैली हुई जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आए, रीता जी थी, सलीम शेरवानी साहब थे मंच पे, और बहुत बड़ी रैली हुई। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब सीटों का मामला आया तो सीटों में उन्होंने हमसे बोला कहा कि हम आपको 12-15 सीट दे पाएंगे। तो हमने कहा 12 या 15। तो उन्होंने कहा 12 दे पाएंगे। हमको 12 दे दो, हम नहीं मना कर रहे हैं, चलो हम 12 तैयार। लेकिन उसमें सीटों में कई बार मीटिंग हुई, राहुल जी के सामने मीटिंग हुई, दिग्विजय सिंह जी के सामने मीटिंग हुई। जब सीटों की बात आए तो ये ले लो, ये ले लो। एक बार फाइनल हो गई, तब इसमें जब हम उन पे इनको लगा कि हम जीत जाएंगे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि 2012 में हम विधानसभा चुनाव जीतें, महानदल विधानसभा चुनाव जीते। गठबंधन में तो रहे लेकिन हारे। अच्छा, ऐसा क्यों? मजबूत नहीं होने देना चाहती थी कांग्रेस। तो 2012 में जिन सीटों पे हम मान जाते थे, मान गए, 3 मीटिंग में मान गए, 12 लिस्ट फाइनल हो गई। राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी? हाँ, 2 बार हुई। क्या तय हुआ फिर? सीटें उन्होंने तय कर दी। उसमें हमारे मन की 8 सीटें और 4 हमारे बेमन की थी। फिर बाद में उसमें बुला के हमें संशोधन किया गया कि हमें 4 सीट मन के दे दी गई, 4 बेमन के दे दी गई। 4 ऐसी सीट दी गई जहाँ हमारा महानदल मजबूत नहीं था और हमारे समाज का वोट बैंक भी नहीं था, जिससे हम वहाँ कुछ न कर पाए। लेकिन 4 जो इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें सीटें दी, उस पर अच्छे प्रत्याशी जब इन्होंने देखे कि 4 तो कम से कम जीत ही जाएंगे, फिर उन्होंने उस सीट को मांग लिया कि ये दूसरी आप ले लीजिए। हम तब भी मान गए। सब दिग्विजय सिंह कर रहे थे? अब सभी लोग थे उसमें, ये कांग्रेस कर रही थी, दिग्विजय सिंह जी क्या। कि कौन थे इसके पीछे भाई? सभी थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी, मैं कांग्रेस को बात कर रहा हूँ, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मैं 2012 में विधानसभा चुनाव जीत कर मजबूत। इसलिए उन्होंने सीटों कई बार अदला बदली की। मैं मानता गया, लेकिन अंत में जब नहीं बात बनी तो मैंने हाथ जोड़ लिया। हमने कहा मैं अकेले लड़ूंगा, फिर मैं अकेले लड़ा। 2017 में ये सब हुआ, फिर 19 तक आते आते गठबंधन के लिए कोई नहीं बचा। 2019 में, 2018 में उपचुनाव में मैंने समाजवादी पार्टी को, नूरपुर का बताया आपने। 2017 में मेरी अखिलेश यादव जी से बात हो गई थी गठबंधन की। अच्छा। उस समय मैं गया, मुलाकात हुई, करीब 7-8 बार मुलाकात हुई और 6 सीटों पे मेरी गठबंधन की फाइनल भी हो गया था। सीधे बातचीत उन्हीं से हो रही थी? सीधे बात हो रही थी। बीच में थे धर्मेंद्र जी भी थे, सलीम साहब भी थे, सलीम शेरवानी साहब, इन दोनों लोग थे। लेकिन अंत में जो 2-3 मीटिंग लास्ट की हुई वो अकेले उनसे हुई और सीटें भी हमारी मनपसंद की उन्होंने 6 दे दी। फिर लेकिन पता नहीं उसके बाद बात ही करना बंद कर दिए। कांग्रेस का दबाव था कि किसका दबाव। ये क्या होता है? अमित शाह बात करना बंद कर देते हैं, अखिलेश यादव बात करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगा कि हम अकेले जीत रहे हैं, केशवदेव मौर्य की जरूरत नहीं। हाँ। आज जो 2022 में सबसे पहला गठबंधन महानदल का समाजवादी पार्टी ने किया, पहला गठबंधन में। अभी तो कंफर्म है ना ये गठबंधन? हाँ, बिल्कुल कंफर्म। अच्छा, बिल्कुल। कई समर्थक ये पूछते हैं जी अध्यक्ष जी जी कि ये जो कैंडिडेट लड़ेंगे महानदल के, ये किस सिंबल पे लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के सिंबल। क्या वजह है इसकी? विलय कर दिया क्या आपने? नहीं, विलय नहीं है, लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जीतने के लिए। अच्छा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने सबको सिंबल दिया
लेकिन चुनाव आयोग को पता नहीं क्या मोहब्बत हमसे है कि 2 बार से मुझे सिंबल नहीं दिया। 2014 में नहीं, 2019 में नहीं दिया। पहले क्या सिंबल थी? 12 में क्या दिया था? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा दिया था। हाँ। लेकिन 2014 में भी दिया। हाँ। लेकिन 2019 में और 2022 में, और बीच में उपचुनाव हुआ था 18 में, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो वहाँ भी 18 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। तो मुझे सिंबल नहीं है, तो अंत में मुझे 10 दिन पहले अगर निर्दलीय वाला सिंबल मिलेगा तो मैं उसे नहीं पहुंचा पाऊंगा सब तक। इसलिए मैं अपने प्रत्याशियों को हारने के लिए लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हारने के लिए 2 नुकसान होगा। हाँ। एक तो हम हार के बैठेंगे, और दूसरे समाजवादी पार्टी की जितनी सीट मुझे मिलेगी वो हार जाएगी, वहाँ भाजपा जीतेगी या कोई और जीतेगा। तो मैं समाजवादी पार्टी को भी हराना नहीं चाहता, खुद भी हारना नहीं चाहता, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंबल उनका रहेगा तो वफादारी भी उनके लिए रहेगी, फिर केशव देव मौर्य के लिए नहीं रहेगी। मेरी वफादारी उन्हीं के साथ है। मैं जिसके साथ रहता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ था, मुझे तमाम लोगों ने ऑफर किया कि आप बैकडोर से मेरी मदद कर, मैंने हाथ जोड़ लिया ना। मैं जिसके साथ रहता हूँ 100% रहता हूँ। केशव देव मौर्य खुद चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़वाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, महान दल के प्रत्याशियों को, गठबंधन के सभी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव का रुझान बनाने में। कुछ आपके पुराने दोस्त जिनके अब आपसे विरोध हैं वो कहते हैं, बोले केशव देव मौर्य को बस ये चाहिए उनके लड़के सेटल हो जाएं राजनीति में, ऐसी बात है क्या? इसमें विरोध, इसमें बुराई क्या है? दर्जी का बेटा सोचेगा कि दुकान का मालिक मेरा बेटा बने। कौन और किस पार्टी में अपने बेटे को आगे नहीं सेटल किया? तो मैं अगर कह के करता हूं तो इसमें कौन विरोध? जो लोग आदर्श की बात करते हैं राजनीति में, कौन से आदर्श की बात कर रहे हैं? हम करें जैसे राहुल गांधी जी ने जब आरोप लगा बाबू सिंह कुशवाहा जी के ऊपर घोटाले का, NRHM घोटाला, स्मारक घोटाला, 10,000 करोड़ घोटाला और 10 CMO कहते हैं, जब आरोप लगा तो कांग्रेस में वो ज्वाइन करना चाहते थे, तो राहुल गांधी ने कहा ये कौन है, भ्रष्टाचारी है, तो चोर है, इसको भगाओ। तो तब वो चोर थे बाबू सिंह कुशवाहा, और 2019 में गठबंधन हो गया बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी से कांग्रेस का, तब वो चोर नहीं रह गए। तो ये नेता झूठे हैं, मक्कार हैं, सब जितने कुर्ता पहनते हैं, इनसे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं, इनसे बड़ा कोई अलगाववादी नहीं, इनसे बड़ा सबसे बड़े यही भ्रष्टाचारी। अगर ये सुधर जाए तो कलेक्टर सुधरने में कितना टाइम? तो लेकिन अध्यक्ष जी आप मैं भी पहनता हूँ। हाँ। तो मैं क्या उनसे छोटा हूँ? मैं उनसे कम कलाकार हूँ? इनमें कोई नेता नहीं जिनसे मैं कम कलाकार हूँ, बस खाली कुर्सी पे नहीं पहुँचा हूँ। पहुँचने दीजिए, इनसे कम कलाकारी दिखाऊं तो बताइएगा। अच्छा, आप बाबू सिंह कुशवाहा का जिक्र कर रहे थे। 2019 में तो आप भी उनके साथ मुलाकात हो रही थी गठबंधन के लिए। ना, मैंने कभी मुलाकात नहीं। आप कभी बाबू सिंह कुशवाहा से नहीं मिले? मैं बिल्कुल मिला हूँ। 2016 में मैंने अपने घर उन्हें बुलाया था खाने पे, और मैंने कहा जब आप भी पार्टी बनाए, मैं पहले से बनाया हूँ, तो चलिए हम दोनों लोग मिल के समाज को, साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य को सम्मान दिलाएं। वो आपके घर भी आए थे अलायंस के लिए? नहीं, मैंने बुलाया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले? उसके बाद नहीं आए। 2016 में मैंने उन्हें भोजन पे बुलाया था, मेरे घर आए, सम्मान सहित आए, और मैंने स्वयं नीचे जाके उन्हें, मैं किराए के मकान में रहता था 9th फ्लोर पे, मैं नीचे आके स्वयं माला पहना के ले गया, सम्मान सहित खाना खिलाया, पूरे परिवार के साथ बैठा, उनके साथ पत्नी बहू सब थे, और मैंने उनसे कहा कि हम आप दोनों लोग गठबंधन कर लें, चाहे किसी पार्टी के साथ चलें, बड़ी पार्टी के साथ, लेकिन हम दोनों लोग साथ चलें। हम दोनों लोग भाई हैं और हम दोनों लोग एक साथ मिल के काम करें। मैंने तो उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन किया था जब उनके ऊपर आरोप लगा घोटाले का। मैंने कहा इतना बड़ा घोटाला बाबू सिंह कुशवाहा जी अकेले नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री की सही नहीं, आपका कहना था कि इन्होंने किया पर इनके साथ और भी थे, मुख्यमंत्री शामिल थी, मायावती जी। अगर मायावती नहीं चाहती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, अकेले नहीं कर सकते थे, उनके बस का नहीं था। वो तो बहन जी के जेब के आदमी थे, वो बहन जी के पिए थे, वो कौन से नेता थे? तो अगर वो उनके ऊपर जो घोटाले का आरोप है, वो असल में घोटाला बहन जी ने किया, बहन जी को जेल जाना चाहिए। लेकिन वही है कि धोबी इस पार न पावे, गधे का कानून मेटे। मालिक से बहन जी से पंगा लेने की हिम्मत कांग्रेस को थी नहीं, रगड़ दिया बाबू सिंह कुशवाहा को। बाबू सिंह कुशवाहा घोटाले में फंसे, जेल गए, उनके पूरे परिवार पर मुकदमा। बीजेपी ने उन्हें जब फंसाया तो उन्होंने कहा केशव देव मौर्य को रोको, पार्टी बना के फूट डाल। बाबू सिंह कुशवाहा मैंने कहा गठबंधन कर लो, हम दोनों लोग। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा आप पहले पार्टी बनाए हो, आप ज़्यादा सीट मांगो। मैंने कहा मुझे आप खाली 40 सीट दे दो उत्तर प्रदेश में, विधानसभा 360 आप ले लो, 63
किससे कहा आपने? बाबू सिंह कुशवाहा। फिर मैंने कहा 363 आप ले लो, 40 मुझे दे दो और बाकी कुल आप ले लो, आप लड़ो। उन्होंने कहा जो बढ़िया वाली सीट आप मांगेंगे। हमने कहा नई सीट मुझे दे दो, जितनी बढ़िया कुल ले लो। और आज भी मैं उस बयान पर कायम हूँ। मैंने कहा 10 जिले की पंचायत जुटा लो, 10 जिले के साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य को बुला लो, आज भी बुला लो और बहस कर लो दोनों लोग। हम और आप दोनों लोग अपनी बात कह लें। समाज जिसको कहे वो पार्टी चलाए, जिसको कहे वो मदद करे। अगर मुझे समाज कह देगा कि केशव देव मौर्य जी बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी चलाने दीजिए, आप मदद करिए, मैं करूँगा। मेरा मकसद है साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को उनका हक, अधिकार और न्याय। तो फिर क्या बोले बाबू सिंह कुशवाहा? कुछ ना, वो अपने मन से काम ही नहीं कर रहे हो तो सीबीआई के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सीबीआई जो कहेगी वो करेंगे। अच्छा, सीबीआई तो का अभी भी ऐसे ही चल रहा है? वही चल रहा है। उनका खाली एक उद्देश्य महान दल को कमजोर करो, रोको, बस। ये सब लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए है कि सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, 14.5%। साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का वोट जितना बड़ा है उतना किसी का नंबर अलग अलग बताते हैं अध्यक्ष जी। कोई 7-8% कहता है, अब आप 14% बता रहे हैं। आप जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट की थी उस समय कभी नहीं किया प्रोजेक्ट? किया था 2017 में। ऑन पेपर कभी नहीं किया, अनाउंस नहीं ऑन किया। पेपर नहीं था, लेकिन मौखिक प्रदेश तो था। अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष थे, मौखिक थे कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का चेहरा। चलो नहीं मान लो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, जब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी ने बनाया उस समय जब सारी मीडिया चैनल का फुटेज निकाल लीजिए, 14.5% वोट मिलेगा। हाँ, जब केशव देव मौर्य अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होकर वोट ले जा रहा है तब कोई 4% कर रहा है। अच्छा, तो घटा देते हैं सहूलियत के हिसाब से, इसलिए उन्हें मालूम है कि 14.5% कहेंगे तो ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी। अखिलेश जी की सरकार तो आज ही बन जाएगी। हाँ, मैं बार्गेनिंग में विश्वास नहीं रखता। नहीं कर रहे हैं। लड़के का टिकट कंफर्म हो गया? एक बेटे का कंफर्म हो गया। क्या नाम है बेटे का? चंद्र प्रकाश मौर्य, प्रकाश भैया। चंद्र प्रकाश मौर्य। कौन सी सीट से कंफर्म हुआ? बिलसी बदायूं की, बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा। सपा से लड़ेंगे? समाजवादी नहीं, महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन के नहीं, सिंबल सपा का रहेगा। सिंबल सपा का। दूसरा बेटा? दूसरा बेटा किशन। कहाँ से मांग रहे हैं उसके लिए? कई सीटों का लिस्ट दिया है। हाँ, और जहां से मिल जाएगा वहां से लड़ा देंगे। आपका मन कहाँ से है? देखिए, मैं बाध्यता नहीं करता जिसके साथ रहता हूँ। नहीं, मन तो होता है ना आदमी का। कई सीटों पे मन है जहाँ लड़ा देंगे। मैं तो पूरे प्रदेश में काम किया हूँ। मैं कोई एक तो दोनों बेटों के अलावा और भी टिकट मांग रहे हैं? नहीं, और भी सीट मांगी है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए सीट मांगी है। अब उसमें कितना देते हैं वो आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर। अभी नंबर तय नहीं हुआ? मैंने मांगी है उनसे अपनी नंबर के हिसाब कब से। तय करेंगे नंबर को? जल्दी ही तय हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग फेज का है। कुछ पूर्वांचल में भी सीटें मांगी हैं। हाँ। तो इसलिए अलग अलग फेज में है, तो बहुत जल्दी नहीं है। कुछ सीटें पहले कर देंगे, जो जैसे पहले दूसरे फेज में था तो बेटे को फाइनल कर दिया। इनका तीसरे चौथे फेज में जहाँ से मैं मांग रहा हूँ, तो अभी थोड़ा 1-2-4 दिन बाद। अब तो स्वामी प्रसाद आ गए तो थोड़ी हेल्प भी रहेगी बदायूं में। बिल्कुल हेल्प रहेगी। हाँ, बिल्कुल हेल्प रहेगी। देखिए, वोट कोई लेके आए ना आए, केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, किसी गांव में, मौर्य गांव में, साक्य गांव में जाकर उन्होंने ये नहीं समझाया कि वोट दे दो बीजेपी को। लेकिन मीडिया में एक परसेप्शन बना कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो लोग वोट दे दिए। अच्छा, मेरे पास प्रत्याशी नहीं आए, मेरा गठबंधन नहीं किसी से था। अगर उस समय मेरा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो गया होता तो 100 सीट तो मैं केशव प्रसाद मौर्य चलने ही न देता। अच्छा, 100 सीट पे मेरा असर था। और जिन सीटों पे मेरे पास प्रत्याशी आए, क्या केशव प्रसाद मौर्य चली? क्या बिजनौर की नूरपुर विधानसभा केशव प्रसाद मौर्य उस समय डिप्टी सीएम थे, क्या चली उनकी? मैंने वोट दिलाया समाजवादी पार्टी की, बड़ी रैली किया मैंने। केशव प्रसाद मौर्य गए, 100 लोग नहीं जुटे। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम आपका एक विस्तृत राजनीतिक करियर देखते हैं तो उसमें एक 2019 का चुनाव, वो इकलौता चुनाव जब आप नहीं लड़े जी, और आपने बीजेपी को समर्थन की बात कही जी, उसके पीछे क्या आधार था? ऐसा है, देखिए 2018 में जब उपचुनाव हुआ तो सपा ने वादा किया और मैंने उनका बसपा से हो गया। बहुत प्रयास किया, उनसे बात किया। आज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भैया से मुलाकात कराएंगे, तो बात होती रही लेकिन हो नहीं पाया। तो एक तो इस इंतजार में हम रह गए, गठबंधन तोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, तो एक तो हम उसके इंतजार में रहे। दूसरा, कांग्रेस से मेरा गठबंधन हो गया था 19 में। एक रैली भी मैंने मुरादाबाद में की। हाँ, लेकिन उसी दौरान कांग्रेस ने हमसे जब सीटों की बात हुई तो हमें कहा उन्होंने 2 सीट आपको देंगे। 2 दे रहे थे कि 3? 2। आप मांग रहे थे 7? हम मांग रहे 7। हाँ, लेकिन जब बाबू सिंह कुशवाहा जी भी आ गए तो बाबू सिंह कुशवाहा को उन्होंने दिया 7 और हमें दिया 2।
तो हमने कहा योग्यता की भी अगर कदर करते तो मैं अब तक इतना वोट पा गया हूँ, एक बार 7 लाख वोट, एक बार केशव प्रसाद मौर्य प्रकोप के बावजूद 96,000 वोट पा चुका हूँ। मध्य प्रदेश लड़ा, अभी मैं 2 सीट खाली लड़ा, उस पर मुझे 50,000 वोट मिला। बाबू सिंह कुशवाहा को कभी 2,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिला आज तक। आज तक का रिकॉर्ड है कि बाबू सिंह कुशवाहा चाहे मध्य प्रदेश लड़े हो चाहे उत्तर प्रदेश लड़े, अपनी पार्टी बनाने के बाद उनके पार्टी में उनकी पार्टी को आज तक 2,000 वोट नहीं मिला। जो आदमी 2,000 वोट नहीं पा सकता, और मैं 45,000 49,000 वोट कर रहा था कांग्रेस की तरफ से 2019 में। 2019 में राज बब्बर जी बात कर रहे थे, सिंधिया जी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा जिसे 2,000 वोट नहीं मिल रहा उसे आप 7 सीट देंगे और मुझे आप 2 देंगे तो समाज में मैसेज गलत नहीं जाएगा। समाज कहेगा, किससे कहा ये? राज बब्बर से? राज बब्बर जी से। मैंने कहा कि अगर इस तरह आप भेदभाव करेंगे, एक ही समाज की 2 पार्टियों को आप कम ज़्यादा देंगे तो भेदभाव मैसेज खराब नहीं जाएगा। अगला ये भी तो कह सकता है कि केशव देव मौर्य पैसे से कमज़ोर है, संगठन उनका कमज़ोर है, तो उन्होंने पैसा मांगा, हमने पैसा दे दिया। बाबू सिंह कुशवाहा ने सीट मांगी, हमने सीट दे दिया। ये मैसेज भी तो खराब हो सकता है। तो इसलिए पैसा मांगते हैं कि आप गठबंधन में? मैसेज जा सकता है इस तरह का मैसेज वो खुद दे सकते हैं कांग्रेस वाले। अगर सवाल उठ गया कि एक ही समाज की 2 पार्टी, साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य सिंह बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी और महानदल की, दोनों में आपने सीट बढ़िया वाली पार्टी जो ज़्यादा वोट पाती है, जो ज़्यादा आपको वोट ट्रांसफ़र कराएगी, उसको आपने 2 सीट दिया और जो कम योग्य थे उन्हें आपने ज़्यादा सीट दिया, तो फिर मैसेज नहीं खराब जाता। तो मैंने कहा कि ये मैसेज सही करिए। तो उन्होंने कहा उनके वाले में से काट के हम आपको दे देंगे। हमने कहा उनका तो आप काट ही नहीं सकते, नहीं समाज में और ख़राब मैसेज जाएगा कि केशव देव मौर्य ने उनकी सीट का। आप कौन सा आप सारी सीट जीत रहे हैं? लोकसभा में वैसे भी कांग्रेस हराओ अभियान चल रहा है, तो दे दो, हमें क्या दिक्कत आ रही? 7 उनको भी दे, 7 हमें दे दो। तो नहीं माने तो हमने छोड़ दिया। फिर ऐसे समय में हमारे पास ना तो प्रत्याशी आ पाए और ना हम प्रत्याशियों को रोके रखे। जो आए उन्हें मना कर दिया, भाई पता नहीं कौन सीट मिलेगी। तो जब हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे और सपा बसपा ने हमसे समझौता नहीं किया, तो मैंने कुछ तो करना था, कुछ किया। कौन आया भाजपा से मिलने? कोई नहीं, मैं किसी से नहीं मिला। अपने मन से ही वो घोषणा कर दिए और मैंने लिख के किया हाँ कि सपा बसपा दलित पिछड़ों के दोस्त हैं, हक हिस्सा इन्हीं से मिलेगा। दलित पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आएगी, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को खतरा होगा, नुकसान होगा। लेकिन सपोर्ट भाजपा को लेकिन इसलिए इनको जिताओ कि भाई हिस्सा नहीं देना चाह रहा है। सपा बसपा भाई हैं, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते, तो वो क्यों खाएं मलाई? हिस्सा दोगे तो मलाई खाओ, नहीं तो जाओ तुम भी और भूखे रहो, हम भी रहेंगे। मैं भाजपा को कभी पसंद नहीं करता, भाजपा की राजनीति को पसंद नहीं। ये तो बड़ा विरोधाभासी है केशव देव जी। विरोधाभासी तो है। आप 19 में कह रहे हैं भाजपा को जिताओ और आप कह रहे हैं पसंद नहीं करते। मैं पसंद कभी नहीं करता। मैंने तब भी कहा कि दलित पिछड़ों के दुश्मन है। मैंने उनको जिताने की बात तो कही, लेकिन कहा कि ये दुश्मन है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का दुश्मन है। ये जीत तो जाएंगे, लेकिन ये नुकसान दलित पिछड़ों का ही करेंगे। अच्छा, एक आपका एक पैम्फलेट हमारे हाथ लगा जी 2014 का जी। इसमें आप अपील करते हैं लखनऊ आने की और लिखते हैं, मुझे लगता है अब आपको महानदल की ज़रूरत नहीं, कार्यकर्ता थक हार चुके हैं, मुझे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, मेरी तपस्या को आप समझ नहीं पा रहे, बकरे की जान गई, खाने वालों को स्वाद नहीं जी। आप महानदल का साथ नहीं दे रहे, इसलिए मैं पार्टी बंद करके दूसरे काम में लगना चाहता हूँ। आने वाले 9 अक्टूबर 2014 को लखनऊ रमाबाई अंबेडकर मैदान में आप सबको राय देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। समाज के लोगों की राय से फैसला लिया जाएगा, महानदल आगे चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। जब 2017 में ये आप ही ने लिखा था? हाँ, मैंने लिखा। ये बड़ा मजेदार लाइन है, बकरे की जान गई, खाने वालों को स्वाद नहीं। मैं सौरभ जी, मैं एक अलग तरह के नेता हूँ जी। मेरे पीछे कुछ नहीं होता, मैं सब कुछ सामने रखता हूँ। हाँ, मैं कुछ पर्दे में नहीं रखता। जैसे आपने सवाल पूछा कि अपने बेटों को सेटल करना चाहते हैं, हाँ। दूसरी दुनिया कोई नेता होता घुमाने लगता। आपने ईमानदारी से मैंने कहा बिल्कुल। हम्म। और हर आदमी आप करोड़पति हैं, बिजनेस है, व्यापार है, पड़ोसी को नहीं दे देंगे, अपने बेटे को देंगे। तो हर आदमी जो मेहनत करता है सबसे पहले अपने परिवार को देखता है। तो मैंने भी मेहनत की, सब कुछ पूरी संपत्ति बेची और राजनीति की, महानदल बनाया। तो दिन रात बेटे संघर्ष किए, पढ़ नहीं पाए, प्राइवेट पढ़े हैं, तो उनका हक नहीं बनता दिन रात जो मेहनत किया। तो कुल मिलाकर जो आज आपने ये पूछा,
2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य के तरफ लोगों का रुझान हुआ, कुछ लोगों का, तो उनको मैंने ये मैसेज दिया कि अगर आप लोग नहीं चाहते, पार्टी इसी में खुश हैं कि आप भाजपा में मुख्यमंत्री बना लें, स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में मुख्यमंत्री बना लें, अगर इसी से आप खुश हैं तो मेरी ज़रूरत क्या महान दल बनने की, मैं भी किसी पार्टी में मैं भी चल के मंत्री बन लूँ। तो समाज के लोगों को मैंने मैसेज दिया और मैं मीटिंग करना चाहता था रमाबाई अंबेडकर मैदान में, एक बड़ी रैली करना चाहता था। लेकिन उसी दौरान कोई ऐसी घटना हुई कि रैली रुक गई, रैली नहीं हुई, कुछ ऐसा कारण रहा होगा, क्या हो गया मुझे याद नहीं है, कोई चुनाव का मामला या था या कहीं फंस गए या कहीं कोई ऐसी बात हुई। और तब मैंने दारुल सफ़ा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की दारुल सफ़ा के बी ब्लॉक में, हाल में, और लोगों ने कहा नहीं अभी पार्टी बंद करने की ज़रूरत नहीं, हम सभी लोग साथ हैं। अब प्रत्याशी नहीं आया तो हम लोग किसको वोट देते? सपा बसपा हम जाना नहीं चाहते थे क्योंकि सपा बसपा गठबंधन नहीं करना चाहती महान दल से, इसलिए मजबूरी में बीजेपी में इसलिए गए, चलो बिरादरी कम से कम एक नेता, जहाँ जहाँ प्रत्याशी महान दल का था तहाँ हम लोगों ने वोट दिया और बात भी जायज़ थी, इसलिए फिर हम आगे बढ़ गए और फिर पार्टी चला रहे हैं सपा के साथ गठजोड़ में। बिल्कुल, कुछ झगड़े भी हो रहे हैं सपा के साथ गठजोड़ में। मेरे फर्रुखाबाद में 25 मार्च को तनातनी हो गई, सुना मंच पे चढ़ने को लेके। जी क्या हुआ था? 25 मार्च को एक रैली थी 2021 में, जी 2021 को 25 मार्च 2021 को एक रैली थी विधानसभा स्तर की अमृतपुर में। तो वहाँ जाने पे जिलाध्यक्ष जो नदीम फारूकी जी हैं, जी नदीम अहमद फारूकी, हाँ, उनसे हमारे किसी कार्यकर्ता से आगे बैठने को लेके कुछ विवाद हो गया था। आप लोगों ने उर्मिला राजपूत को मंच पे चढ़ने से रोक दिया नहीं, था? हमारी उसमें ना हमारे कार्यकर्ताओं की गलती है ना हमारी। हाँ जो हमें लिस्ट आई फोटो लगाने के पीछे, हाँ चूंकि महान दल की रैली थी, हाँ, जो पीछे होर्डिंग बना उसमें हमने पूछा जिलाध्यक्ष जी से किसकी किसकी होर्डिंग में लगेगी फोटो, तो जिनका उन्होंने फोटो दिया उनका मैंने फोटो लगा दिया, उन्हीं के लिए आगे एक सीट व्यवस्था कर दी। उर्मिला राजपूत का ना तो फोटो आया ना नाम आया, सपा की तरफ से गड़बड़, सपा की तरफ से गड़बड़ हुई। तो बाद में नदीम फारूकी जी थोड़ा भड़क गए पदाधिकारी, तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो थोड़ी बातें उनकी तरफ से हो गई हाक टाक, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, मैं उनके घर चाय पीने गया और आज हमारे अच्छे दोस्त हैं नदीम फारूकी, बढ़िया, और उन्होंने मैं अपने घर बुला के साफा पहनाया, हाँ, सम्मान दिया, मिठाई ये नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में क्या हुआ था नवंबर 2021? भारतीय जनता पार्टी के गो सेवा संघ के लोग थे, दारू पी के आए और बड़ा हंगामा किए, हमारी सारी गाड़ी गेस्ट हाउस से निकलवाए, महान दल झंडे वाली गाड़ी गेस्ट हाउस में नहीं रहेगी, मैंने निकलवा दिया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया क्योंकि वो बीजेपी के लोग, अच्छा, और बीजेपी के इशारे पर हमारे साथ बदतमीजी हुई, इसलिए हुई कि वो लोग चाहते थे कि मैं बीजेपी गठबंधन में आऊँ। मेरे यहाँ कई बार बीजेपी के नेता आ चुके हैं, बड़े नेता आ चुके हैं मनाने, और जब मैंने मना कर दिया तो ये बदतमीजी करवाई। तो इनके बदतमीजी से मैं समाजवादी पार्टी न छोड़ने वाला, न भाजपा में जाना। एक आपका और बयान सामने आया जी, जिसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कठपुतली नेता कह रहे हैं, अभी भी हैं वो कठपुतली नेता या अब नहीं है? अब देखिए वो हमारे घर में है, अब उनकी बुराई कैसे करें। केशव प्रसाद मौर्य कठपुतली नेता, क्योंकि वो अभी घर में नहीं है। हाँ, और अभी गठबंधन नहीं है। हाँ, गठबंधन नहीं। अच्छा, जब सपा गठबंधन नहीं रहेगा तो सवाल पूछिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी बताऊँ, और अखिलेश यादव का भी बता देंगे। नहीं, अखिलेश यादव जी तो अपनी पार्टी के मालिक हैं, और जो एक अपने समाज की एक पार्टी जो प्रतिनिधित्व कर रहा तो हो। आपको लगता है अखिलेश यादव समाज की पार्टी चला रहे हैं? नहीं, सब समाज की प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन तो आपको कभी मन नहीं हुआ कि हम सिर्फ मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाह के समाज की नहीं, सब समाज की पार्टी चलाएं? तो कभी आपके मन में सब आया? चलाते हैं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव हैं, हाँ, मेरे प्रदेश के महासचिव ठाकुर सुमित सिंह हैं, निषाद समाज के लोग पदाधिकारी हैं, पाल समाज के लोग नहीं, पर इस पदाधिकारी। पूरी बातचीत में आपने पहली बार जिक्र किया, आप हमेशा सिर्फ समाज की बात कर रहे थे अभी तक। नहीं, देखिए सौरभ जी, ये आदर्श की बात है कि हम सभी समाज की बात करें। पदाधिकारी तो हर पार्टी में, नेता तो हर पार्टी में रहते हैं। जब मैंने 71 सीट लड़ाई थी तो उसमें साक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य सबसे कम थे। हर समाज के लोगों को, जाट को मैंने लड़ाया, पटेल को मैंने लड़ाया, पाल को मैंने लड़ाया, सबको लड़ाया। लेकिन ये प्रतिनिधित्व नहीं होता। यथार्थ ये है कि जितनी पार्टियां हैं सब किसी न किसी जाति धर्म के लिए काम करती हैं, और आप खुल के बोल देते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ, अंतर इतना। अच्छा, ये बताइए, ये बोलने को लेके बाद में दिक्कत भी हो, जैसे अभी आप अखिलेश यादव के साथ आपकी दोस्ती हो गई, 2013 का आपका बयान है, सपा शासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त,
अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में जंगल राज कायम। ये बिल्कुल सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास तो खूब हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समाजवादी पार्टी बसपा से खराब पार्टी। जंगल राज था। जंगल राज भाजपा से तो कम है। हाँ, लेकिन था। भाजपा से बहुत कम है। बसपा से ज्यादा। इस समय भाजपा पुलिस से कम। उत्पीड़न सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पुलिस ने सबसे ज्यादा की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अखिलेश यादव की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? लॉ एंड ऑर्डर कमजोर था, उसमें दो राय नहीं। अगर आप बहन जी से मुकाबला करेंगे, बहन जी से अगर तुलना करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बेकार था। बसपा चीज आपने उनको फीडबैक दिया है? लेकिन भाजपा से अच्छा था। अच्छा, भाजपा से ये तो अच्छा। फीडबैक दिया आपने अखिलेश जी को कि भाई आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर? अभी आपने बयान नहीं देखा। अभी आदरणीय अखिलेश जी का बयान आया, इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारी सरकार थोड़ी गड़बड़ करती है, उस समय हो जाता है, लेकिन इस बार मैं नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैंने पिछली सरकार में 100 डायल की व्यवस्था की कि रिस्पांस सिस्टम 10 मिनट में हो जाए, सबको दिक्कत ना आए। तो आने वाले समय में ये मैं जानता हूँ कि वो पुरानी सपा में जरूर था, लेकिन अब आदरणीय अखिलेश यादव जी, अब नहीं होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने इसीलिए विदेश में भेजकर उन्होंने 100 डायल की व्यवस्था की, परिकल्पना की और एक इंटरनेशनल स्तर का 100 डायल का ऑफिस बनाया। और वो चाहते थे कि 10 मिनट में रिस्पांस मिले, घर बैठे मिले। और अगर इस बार आएंगे तो इस मुद्दे पर वो काम करेंगे। और उन्हें ये भी एहसास हो गया कि खाली सारे दलित पिछड़ों को जब तक नहीं जोड़ लेंगे तब तक सरकार नहीं बना सकते। तो सबको सम्मान देना भी पड़ेगा। और हम लोग भी बैठे हैं, हम अपने समाज की सुरक्षा के लिए तो बैठे हैं, गठबंधन में इसीलिए तो हैं कि हम अपने समाज की सुरक्षा कर सकें, समाज को सम्मान दिला सकें, हक अधिकार दिला सकें, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को नौकरी दिला सकें। केशव देव जी, एक सवाल और है मेरा, लंबी बातचीत हुई, जो कार्यकर्ता अब आपके साथ नहीं हैं जी, या कई जो अभी भी साथ हैं पर सामने नहीं आना चाहते, तो उन्होंने कहा कि पूछिएगा कि चंदे का क्या करते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कैंडिडेट से आप पैसा लेते हैं, बाकायदा फिगर भी बताया कि पता करो फलाने कैंडिडेट से 24 लाख लिया था कि नहीं, ढिकाने से इतना लिया था कि नहीं। कैसे, ये सही बात है पार्टी चलाने के लिए या कैसे, क्या रहता है? मुझसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं आप। लेकिन आप एक बात बताएं कि चंदा नहीं लिया जाएगा? मैं समाज से चंदा नहीं लूंगा, बिना चंदा लिए क्या मेरी पार्टी चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो चंदा लूंगा। रैली करता हूं तो मंच माइक लगता है, उसमें खर्चे नहीं होते, खर्चे नहीं होते। प्रत्याशियों से पैसा लिया तो क्या? प्रत्याशियों से मैंने किसी प्रत्याशी से पैसा नहीं लिया, कभी नहीं लिया। प्रत्याशी से मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। प्रत्याशी मेरे यहाँ जो बहुत पहले जैसे सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ कार्यक्रम कराने चाहे, कुछ रैली करानी चाहे तो उन्होंने कराया, उनमें उनका पैसा खर्च हुआ। लेकिन जिससे मैंने पैसा खर्च कराया, जिसको टिकट का वादा किया, मैंने उसका कभी टिकट नहीं काटा। मेरे पास करोड़ों के ऑफर आए, अच्छा, लेकिन मैंने टिकट नहीं काटा। आपको एक टिकट का उदाहरण दे दूं, आप सर्वे कर लीजिएगा जी। मैंने एटा में वजीर यादव जी को टिकट दिया था 2012 में, 20,000 वोट उन्हें मिला, ब्लॉक प्रमुख थे। उस सीट पर एक बसपा से टिकट कट गया, बगल की सीट का अजय यादव जी का। अजय यादव जी को लोग मेरे पास बड़ा ऑफर लेके आए कि वो सीट आप काट के मुझे दे। मैंने कहा मेरे पास वो सीट नहीं है। अजय यादव जी से कहिए कि वजीर यादव जी से टिकट मांग लें, चाहे जैसे ले लें, हाथ जोड़ के ले लें, दबंगई से ले लें, पैसा दे के ले लें, मैं फ्री में सिंबल दे दूंगा। लेकिन मैं वो सीट काट नहीं सकता, मैं बसपा नहीं। मेरे यहाँ सूरज पूरब से निकल सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन महान दल का टिकट नहीं कट सकता। अगर एक बार मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी का टिकट नहीं काटता। क्योंकि एक बार वो लड्डू बांट लिया, मुर्गा खा लिया, दावत करा दिया और प्रत्याशी बन के हाथ जोड़ लिया, उसका टिकट काट दिया, उसकी बेइज्जती नहीं होती। वो इंसान नहीं है। मैं इस मामले में बसपा का बड़ा विरोधी हूँ। बसपा के विरोधी हैं इस मामले में? 2017 में तो आप उसी बसपा में जाने की तैयारी कर रहे थे। गठबंधन तो मैं किसी से कर लूँगा। गठबंधन था कि विलय की तैयारी थी? विलय मैं किसी से नहीं। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या हुआ था 2017 के पहले? विलय मुझे बुलाया गया था बसपा में। किसने बुलाया था? बहन जी ने? बहन जी ने मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, लेकिन उनके नेता ने क्या एक्सप्लेन किया मुझे मालूम नहीं। आप बताइए विस्तार से, आप अपना पक्ष रखिए। एक नेता ने मुझे जो है, मुझे नाम नहीं उनका याद है, उन्होंने कहा कि बहन जी मिलना चाहते हैं। मैं आगरा में रहता था, आगरा एक नेता थे वो, तो बसपा के, तो वो हमें ले गए मिलवाने। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं विलय नहीं करूँगा। आपकी बहन जी से मुलाकात हुई? बहन जी से मुलाकात। क्या बात हुई?
बहुत लंबी बात हुई, करीब 1 घंटा बात थोड़ा हुई। बता दीजिए, आपके समर्थक भी जानना चाहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात हुई। उन्होंने, वो चूंकि बुद्धिस्ट हैं और मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, मैं बुद्धिस्ट व्यक्ति जी, हूँ, तो हमारे उनके चूंकि, अच्छा मैं बसपा में रहा हूँ, तो मैंने उनका सम्मान किया और बहुत सी उनकी बातें हुई, चुनाव को लेकर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ना आ जाओ मेरी पार्टी। मैंने कहा मैं विलय नहीं करूँगा, मैं आपकी पार्टी में हूँ, गठबंधन में आ सकता हूँ, विलय करके मैं महान दल का विलय कभी नहीं करूँगा, किसी भी पार्टी में नहीं करूँगा। तो कहना विचार कर लो, हमने कहा विचार नहीं करूँगा। कहना आपको यहाँ जगह है कि बाबू सिंह कुशवाहा जा चुका है, स्वामी प्रसाद मौर्य जा चुका है, ये बहन जी की वर्डिंग थी, तो यहाँ जगह है तुम वहाँ स्थापित हो सकते हो। मैंने कहा मैं कठपुतली बनने के नहीं आ सकता। आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाने को तैयार थी? जब मैं विलय करने को तैयार नहीं हूँ तो कुछ भी बनाने को तैयार हूँ। मुझसे उन्होंने नहीं कहा था, वो उन्होंने अपने नेताओं से कहा हो। देवेंद्र शाक्य को जानते हैं केशव देव जी? जानता हूँ, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। रहे। देवेंद्र शाक्य का कहना है 2017 के चुनाव के बाद जून में केशव देव मौर्य ने कहा मायावती से मिलने चल रहे हैं गठबंधन के लिए। 15 लोग थे। जी। लखनऊ पहुंचकर कहा पार्टी का विलय करने आए हैं बसपा में, मायावती से बात हो गई है, राष्ट्रीय महासचिव बनाना तय हो गया है। फिर पता चला कि इन्होंने मायावती से पैसे मांगे और उन्होंने मना कर दिया। अब आप सोच के देखिए, कोई अगर किसी पार्टी में जाना चाहेगा तो पैसे मांगेगा। अगर हम गठबंधन करें तो हो सकता है मांग लें। आपने ऐसा कहा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो बसपा कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखेगी। आप पहले ध्यान समझिए जी। कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हुआ, उनके बच्चे सेटल नहीं हुए, तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे राजनीति नहीं करेंगे? तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन जो पार्टी में रहता है वही कहते हैं, जो जब तक मलाई खा रहा होता है तब तक नहीं बोलता, जब निकलता है तो देश भर की बुराई उसे दिखने लगती है उस पार्टी में। इससे ज़्यादा और मैं उनके बयान पे कुछ नहीं कह सकता। उनके बयान पे इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे बच्चे थे, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थे, मैंने उन्हें ले आया, गरीब परिवार से थे, मैंने उन्हें सफारी दी, स्कॉर्पियो दी चलने के लिए, ड्राइवर दिया। वो कहते हैं कि हम लोगों ने संसाधन जुटाए और सब संसाधनों पे केशव देव मौर्य ने अपने परिवार के नाम से जमीनें लिखा ली, दफ्तर के नाम पे, इसके नाम पे। ये बिल्कुल सच है कि कार्यकर्ता मेहनत करता है और संसाधन जुटता है तो मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। आज सारे उत्तर प्रदेश में सपा के ही कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी गांव-गांव नहीं जाते, लेकिन टिकट बांटेंगे आदरणीय अखिलेश जी, मालिक वो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वो जाएंगे। उसी तरह से महान दल की सारी चीज़ों पर मैं मालिक था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हो सकता है, चुनाव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता, वो मालिक हो जाता, लेकिन जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं मालिक हूँ, तो मैं मालिक हूँ, मैं अपने हिसाब से कमेटी के फैसले के हिसाब से काम करूँगा। कहाँ काम करना, और कोई भी आरोप लगाए, मैंने कहा था इन्हीं लोगों बेवकूफ़ी बयान के लिए मैंने कहा था कि कोई अगर सिद्ध कर देगा कि महान दल की 1 रुपये की संपत्ति, महान दल से 1 रुपया निकालकर मैंने अपने लिए पर्सनल गाड़ी खरीदी हो और मैंने अपने लिए 1 रुपये की ज़मीन खरीदी हो, कोई स्कूल कॉलेज बनाया हो, कोई संपत्ति बनाए, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लूँगा। उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने 1 रुपये की कहीं इन लोगों मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैंने कहा जहाँ है, मैंने कहाँ ज़मीन खरीदी है, किस रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है, उसे जाके ले आओ ना। मैंने तो वादा किया है कि मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जला लूँगा। अरे ऐसा मत करिएगा भाई। नहीं, मैं बनाना ही नहीं, मैं तो समाज के लिए काम करने निकला हूँ। मैं अपने परिवार, अपने पत्नी, बच्चों, मेरे पास एक मकान तक नहीं रहने को, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। मैंने कोई स्कूल कॉलेज, कोई छोटा नेता भी स्कूल कॉलेज बना लेता है, मैंने आज तक कोई मेरे नाम स्कूल कॉलेज नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, सिद्ध करो ना। हाँ। मैं तो आज आपके लल्लन टॉप चैनल पे एक भारत में सबसे देखा जाने वाला महत्वपूर्ण, और आप जिस लहजे में सवाल पूछते हैं आराम से, ऐसा कोई नहीं पूछता। आपकी एक अलग शैली, किसी की हिम्मत हो तो केशव देव मौर्य की संपत्ति जाहिर करो। मैं लल्लन टॉप के चैनल पर वादा करता हूँ, मैं अपने आप को पेट्रोल डाल। अरे ये मत करिए भाई, ये गैर कानूनी भी है, जीवन बहुत कीमती है। आप भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन आत्मदाह की बात मत करिए। लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हाँ, ना वो बात ठीक है, क्योंकि मैं जितना सफेद कुर्ता पहनता हूँ। पेट्रोल से याद आया अध्यक्ष जी, एक राजदूत हुआ करती थी आपके ऊपर, आपके पास अभी भी है। शुरुआती दिनों में खूब आप उससे खूब आवाज भी करती थी, धक 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 धक। उसमें मैं मिट्टी तेल डाल के चलाता। हाँ। और वही मेरी पहली गाड़ी थी, और पूरे गांव में हल्ला हो जाता था। आ गए। बहुत लकी थी। और मेरे 2 डाग थे, वो जब मैं मुड़ता था, मंदिर था मेरे बगल में,
वहाँ 1 किलोमीटर मुड़ता था तभी डागे अलर्ट हो जाते थे उसकी आवाज़ कुत्ते भौंकने लगते थे। से। मेरे परिवार को पता लग जाता था, गेट खुल जाता था मेरा कि आ गए हैं। और रात में मैं बहुत लेट आता था, 12 बजे 1 बजे। और रात में मैं जब भी आता था, ठंडी हो गर्मी हो बरसात, बिना नहाए घर में घुसता नहीं था। अच्छा। क्योंकि कहाँ से उठ बैठ के आ रहा हूँ। उस समय मैं कब्र अल्लाह जलाने के लिए, कोई मर गया वहाँ जाता था घाट पे, अस्पताल में जाता था, लोगों की सेवा करता था। शुरुआती दौर में बहुत मेहनत की। और मैं कभी भी मैंने मफलर कान में नहीं बांधा, टोपी हेलमेट नहीं। कभी नहीं पहना, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हेलमेट तो पहन लिया करिए। नहीं, आप पहनता हूँ। आप अब पहनते मैं हैं। गाड़ियों से चलता हूँ सीट बेल्ट लगा के। बढ़िया। लेकिन उस जमाने में मुझे सर्दी नहीं लगती थी। चाहे कोहरा पड़ रहा हो, मैं 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला जाता बिना कान बांधे। नियम संयम से रहे। नियम से। आज भी मुझे कोई बीमारी नहीं। चलिए, आप स्वस्थ रहें। और ये एकदम मस्त। पेट्रोल की बात मत किया करिए। नहीं, मैं जितना सफ़ेद कुर्ता पहनता हूँ सौरभ जी, उतना ही सफ़ेद मैं हूँ। मैं कोई बात छिपाता नहीं। आप कोई सवाल पूछ। बस लेकिन जितने आपके पार्टी से निकल गए लोग, वो बहुत कथाएं सुना देते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी से आए हैं, हाँ। तो क्या वो बीजेपी गुणगान करेंगे? आज स्वामी वही प्रसाद चक्कर है। बसपा से निकल के आए थे तो क्या गुणगान किया बहन जी के? और जब थे तो बहन जी सबसे पहले लपक के पैर छूते थे। आप मंच पर देख लीजिए। हाँ। तो जब आप पार्टी में होते हो, अभी ये वापस बसपा में चले जाएंगे, फिर बहन जी के पैर छुएंगे, कहेंगे हम तो घर वापसी कर लिए। तो ये राजनीति का चरित्र है और मैं इस चरित्र से बाहर हूँ। आप तो अब बसपा में नहीं जाएंगे? मैं किसी भी पार्टी से गठबंधन अपनी कर सकता पार्टी हूँ। रखेंगे। मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महान दल मेरे जीवन भर रहेगा। गठबंधन किसी से हो सकता है। गठबंधन के लिए किसी को। चलिए केशव देव जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कू ऐप के साथ हमारा पार्टनरशिप है जी। तो उस पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, 2 वो मैं पूछ लेता हूं और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। एक सवाल मुझे भी आपसे पूछना है। आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा मुझसे। ये लल्लन टॉप आपने नाम क्यों रखा? लल्लन टॉप का अर्थ, हम तो कानपुर में पढ़े उरई के रहने वाले हैं, तो लल्लन टॉप, और पूर्वांचल में भी आपने ये शब्द खूब सुना होगा कि कोई बड़ा देसी हो और काम में बड़ा अच्छा हो, उसको अपने देसी होने पे शर्म ना हो। मैं पूर्वांचल का हूँ। हाँ। और ये शब्द वहीं का है। हाँ। और आप जालौन गए इसलिए मैंने पूछा कि आप पूर्वांचल शब्द कैसे लाए। अरे वो यहाँ कानपुर में भी चलता है लल्लन टॉप। हाँ। जो सबसे पूर्वांचल में जो सबसे तेज हो, हाँ। चरित्र का मजबूत हो, हाँ। और बढ़िया हो, और उसे लल्लन टॉप कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। और जानते हैं, एक और चीज मैं मानता हूँ जी। कि जिस चीज का नाम ऐसा हो जो जबान पे चढ़ जाए, हाँ। वो बड़ी जल्दी फेमस हो जाता है। इसीलिए मैंने नाम अपना महान दल रखा। अच्छा। छोटा सा रहेगा, किसी को और कुछ याद ना हो, महान दल याद सम्राट अशोक महान से प्रेरित होकर रखा क्या? था। लेकिन महान दल इसलिए छोटा सा नाम रखा, सम्राट उमराट नहीं लगाया, कि छोटा नाम जल्दी जबान पे चढ़ जाता है। जैसे आप अरे देखिए, आप तो मार्केटिंग में भी स्किल्ड हैं। आप देखिए ध्यान से कि आदरणीय अखिलेश यादव जी सारी पार्टियों का जब नाम लेते हैं तो संजय चौहान जी की पार्टी का नाम आज तक नहीं ले पाए हो। हाँ। वो उनको संजय चौहान कह देते हैं, ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश राजभर कह देते हैं उनके। लेकिन महान दल का नाम लेते समय मेरा नाम नहीं लेते, वो महान दल लेते हैं। क्यों? उन्हें महान दल जल्दी चढ़ जाता है, मेरा नाम बल्कि उन्हें गड़बड़ा जाते हैं। केशव प्रसाद बोले केशव देव मौर्य। अच्छा, गड़बड़ा जाते हैं? नहीं, करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट करना पड़ता है। चलिए, ये कू ऐप पे सवाल है, रमन का सवाल है। आपके ऊपर पार्टी के अंदर और बाहर धांधली का आरोप लगता है। कहा जाता है आप पार्टी कार्यकर्ताओं का पैसा हजम कर जाते हैं, मोटरसाइकिलें ले ली पार्टी के नाम पर, बेटे की शादी करा दी पार्टी के पैसे से। रमन जी, वैसे तो नेताओं के ऊपर धांधली का आरोप सब पे लगते रहते हैं। कोई नेता ऐसा नहीं जिसके ऊपर और आरोप नहीं लगे, लेकिन ये सारे आरोप निराधार है। रही मोटरसाइकिल जितनी भी हैं महान दल में, 150 से ज़्यादा हैं, वो सब महान दल के नाम पे, और मेरे यूज में एक भी नहीं, सब कार्यकर्ताओं के यूज में। स्कॉर्पियो है, सफारी है, पार्टी के पदाधिकारी बड़े कैसे चलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कैसे चलेंगे, उन सब के लिए है सब। लेकिन महान दल के नाम, मेरे नाम से, मेरे परिवार के नाम से कोई भी गाड़ी नहीं है, और कोई भी, मैंने तो अभी आपसे वादा आपके सामने कहा कि मेरे नाम कोई भी संपत्ति नहीं है, और कोई सिद्ध कर देगा कि मेरे नाम संपत्ति है तो मैं आप दोबारा नहीं कहना चाहता। हाँ, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर सकता। पूजा साहनी का सवाल है कि केशव देव मौर्य खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पार्टी दे दी है? शर्तें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि जब सिंबल ही नहीं है तो विलय मान लिया जाएगा। नहीं, पूजा साहनी जी को सबसे बढ़िया उदाहरण अपने निषाद जी का लेना चाहिए। संजय निषाद के बेटे लड़े थे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे पहला चुनाव, बाई इलेक्शन, और कहाँ हैं?
आज वो समाजवादी में। पार्टी के साथ हैं क्या? नहीं। तो समाजवादी पार्टी का सिंबल यूज करने से हम समाजवादी पार्टी में विलय नहीं कर लेंगे। हमारा अपना झंडा है, महान दल है, और अगर विलय हो गया होता तो महान दल शब्द खत्म हो गया हो। हाँ, मेंशन तो किया जाता है। बिल्कुल। चलिए, जमघट में ये बातचीत यहीं पर रुकती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जमघट उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लल्लन टॉप का उपक्रम, पॉपुलर भाषा में कहें तो एक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव, जिसमें सत्ता के सब दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। केशव देव मौर्य जी, आपने इतना समय दिया, विस्तार से अपनी पार्टी के बारे में, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और इसीलिए तो मैं सबसे ज़्यादा आपका चैनल देखता हूँ, लल्लन टॉप, और आपका कोई भी आप पूछ लीजिए, मैं सब जानता हूँ, इसलिए कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। आप मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो निकल चुके हैं और जो पदाधिकारी निकल चुके हैं, उनसे भी अध्ययन किया, और मेरे घर के बारे में किसी ने आज तक सवाल नहीं पूछा किसी भी चैनल। अरे, आपके भाई साहब ने खूब खुल के बात की हमसे। तो अब आप सोच सकते हैं, कोई भी सोच सकता है कि आपकी रिसर्च कितनी तगड़ी, और मैं कामना करूंगा कि आप जैसे और पत्रकार इस जगत में आएं, और जिससे कि शुचिता की राजनीति शुरू हो। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।